हाँ तो मेरे लाडलो, कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एकदम मज़े में होंगे, अपनी लाइफ और अपनी पढ़ाई दोनों को एकदम एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए आज हम क्लास 12th के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 7 यानी कि इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.2 की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले और एक्सरसाइज 7.1 के एग्जाम्पल्स विद क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मेरा आपको सजेशन है कि आप इससे पहले के लेक्चर को देख लीजिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके। और आज के अपने इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं एक दो बातें और बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात यह है कि मेरा जो मकसद है, मेरा जो उद्देश्य है इन लेक्चर्स को रिकॉर्ड करने का, वो सिर्फ इतना सा है कि उन बच्चों की हेल्प की जा सके जो बच्चे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं, यानी जिनको 10 जगह पढ़ने के बाद भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। यहाँ पढ़ लिया, वहाँ पढ़ लिया, यहाँ देख लिया, वहाँ देख लिया, सब जगह करके देख लिया सर, कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे लोगों के लिए ही ये लेक्चर्स रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, क्योंकि इन लेक्चर्स में मैं एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल को एकदम ऐसे अंदाज में पढ़ाऊँगा जैसे कि आप बिल्कुल न्यू हैं, एकदम नए हैं, आपको कुछ भी नहीं आ रहा है। तो अगर आप बहुत फास्ट फॉरवर्ड हैं तो फिर आप वीडियो को फास्ट करके देख सकते हैं। अदरवाइज़ उन लोगों के लिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा कारगर होने वाले हैं जो स्टूडेंट्स बहुत डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं, जो कह रहे हैं कि सर स्कूल में कुछ समझ नहीं आ रहा है, अनदर हम इधर उधर 10 जगह और पढ़ चुके हैं, वहाँ भी कुछ समझ नहीं आ रहा है और इंटीग्रेशन बर्बाद हुआ चला जा रहा है। अगर इंटीग्रेशन आपको डरा रहा है या आपको मैथमेटिक्स से डर लग रहा है या इंटीग्रेशन आपका बर्बाद हुआ चला जा रहा है तो बच्चों आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए, आपको 100 के 100% चीज़ें समझ में आएंगी, 1% भी कमी नहीं रहेगी, क्योंकि मेरा बनाने और बढ़ाने का जो अंदाज होगा वो एकदम ही बेसिक होगा। एकदम बेसिक से शुरू करेंगे कि आखिर एक एक स्टेप को बताएंगे कि इसको मल्टीप्लाई क्यों किया, इसको डिवाइड क्यों किया, इसको ऐसे क्यों लिया, उसको वैसे क्यों लिया। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, मतलब कि जो न्यू NCERT आई है मैथमेटिक्स की, उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के पास कोई पुरानी बुक है और वो अपने उस बुक से जब मैच कर रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 हो सकता है कि वहाँ पर वो क्वेश्चन नंबर 12 हो, या हो सकता है कि वो पुरानी बुक में क्वेश्चन नंबर 13 और मैं क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप अगर इन वीडियो लेक्चर्स के साथ किताब भी लेके बैठते हैं तो किताब आप नई किताब ले लीजिएगा और नई किताब लेकर के उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। तो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक एक एग्जाम्पल के साथ, एक चीज़ भी छूटने वाली नहीं है, इस बात की गारंटी है। बस आपको करना यह है कि पेन, कॉपी और किताब लेकर के बैठिएगा। अगर आपके पास किताब नहीं भी है तो भी मैं सारे क्वेश्चंस तो यहाँ पे नोट डाउन कर ही रहा हूँ, तो आप क्वेश्चंस को देखिए, मैं क्वेश्चन 1 बाय 1 कराता जाऊँगा। बस आपको मज़े के साथ मेरे साथ जुड़े रहना है और अंत तक बने रहना है, क्योंकि अंत तक अगर आप बने रहेंगे तो ही चीज़ें समझ में आएंगी। और जो लोग आपको ये बहकावे में रखते हैं कि आपको मैं 20 मिनट में, 25 मिनट में एक एक्सरसाइज कंप्लीट करा दूंगा या 1 घंटे में जो है ना पूरा इंटीग्रेशन कंप्लीट कर दूंगा, साफ कर दूंगा इंटीग्रेशन, तो समझ लीजिए कि बहुत बड़े भूल और बहुत बड़े बहकावे में आप हैं कि अगर आपको ये लगता है कि 1 घंटे में इंटीग्रेशन कंप्लीट हो सकता है। अगर ऐसा होता बच्चों तो पूरे साल के साल इंटीग्रेशन को पढ़ाने की जरूरत ना पड़ती, यानी ये इतना बड़ा जो 1 साल का ड्यूरेशन रखा हुआ है इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए मैथमेटिक्स के, इतना बड़ा ड्यूरेशन गवर्नमेंट नहीं रखती, ये फिर 1-1, 2-2 महीने में हम लोग क्लास कंप्लीट कर चुके होते। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जनरली आप इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि चलिए 1 घंटे 2 घंटे का कोई एक वीडियो देख लेते हैं, उसी वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। भाई कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने का क्या फ़ायदा तब तक जब तक कि आपके दिमाग में ना घुसे। तो इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप एक एक चीज़ को दिमाग में घुसाने वाले अंदाज में पढ़िए। मैं लेक्चर शुरू करने से पहले इसीलिए आपको ये बातें बता रहा हूँ ताकि आप ये डिसाइड कर सकें कि आपको इस वीडियो लेक्चर पर आगे जाना है या नहीं जाना है। अगर आपको लगता है कि आपके फ़ायदे के वीडियो लेक्चर्स हो सकते हैं तो आप कंटिन्यू करिए और थोड़ा सा पेशेंस रख करके लास्ट तक बने रहिए, अंतिम तक देखिए, तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ वाकई में मेरे लायक यहाँ पर कंटेंट मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मैं एकदम अपडेटेड कंटेंट आपको देने की कोशिश करूँगा और बिल्कुल एकदम आपके हिसाब से एक एक चीज़ बता करके, ताकि आपको बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस में 1% भी डिफिकल्टी ना आए। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। ओके, चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी एकदम तैयार हो गए होंगे, मेरी बातों से थोड़ा बहुत आपको मज़ा मिला होगा। ठीक है, तो चलिए, हमने इससे पहले एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट कर लिया था। मुझे उम्मीद है कि आप वो एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर चुके होंगे। तो आज एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट करने के बाद हम इंटीग्रेशन के कुछ नए मेथड्स जानेंगे, ठीक है ना। और नए मेथड्स क्या क्या हैं? देखिए, इंटीग्रेशन करने के हमारे पास 3 तरीके हैं फिलहाल जो हमें NCERT सजेस्ट कर रही है। वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। पहला मेथड है हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दूसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो बच्चा लोग पहले आपको सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लेने हैं।
लेकिन फॉर्मूले को रट्टा नहीं मारना है। ये मैं आपको बार बार समझाता रहता हूँ कि फॉर्मूले को रट्टा नहीं मारना है, बस फॉर्मूले को रिवाइज करना होता है। रिवाइज करने का मतलब ये है कि एक बार रिवीजन करके, मतलब जब हम क्वेश्चन करने बैठे तो पहले एक बार फॉर्मूले रिवाइज कर लिए, और पहले वीडियो लेक्चर में, सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 में फॉर्मूले मैंने अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो आप पहले एक बार फॉर्मूले रिवाइज कर लिए, फिर उसके बाद क्वेश्चंस लगाने बैठेंगे तो आप बहुत कंफर्टेबल महसूस करेंगे, आपको लगेगा क्वेश्चन मुझे इजीली समझ में आ रहे हैं, ठीक है। चलिए जी, दूसरा मेथड हो गया। तीसरा है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हम इन तीनों टाइप के इंटीग्रेशन को समझेंगे, लेकिन आज की क्लास में ये तीनों नहीं हो पाएंगे। आज की क्लास में हमारा पहला टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि एक एक पॉइंट बताऊंगा, इसलिए वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा तो हो सकता है, बट होगा बहुत मजेदार। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, देखिएगा, आप कहेंगे कि सब मजा आ गया, झूम गए हम लोग, ठीक है ना, इतना मजा आने वाला है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं यहीं से पहले शुरुआत करता हूं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है भाई? आपको सीधे लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बताना शुरू कर देंगे, लेकिन आपको ये नहीं बताएंगे कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो पहले इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को समझिए। हमें किसी चीज को इंटीग्रेट करना है, लेकिन किस मेथड से इंटीग्रेट करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब व्हाट डू यू मीन बाय सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी एक चीज को हटाकर उसकी जगह किसी दूसरी चीज को ले आना। समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब तीन चीजें होती हैं, एक होता है एडिशन, एक होता है एलिमिनेशन, एक होता है सब्स्टिट्यूशन। एडिशन का मतलब होता है कुछ भी हटाए बगैर नया ऐड हो जाना। जैसे सपोज करिए कि इस चैनल से कोई भी जाए बगैर, अगर इसमें नए नए स्टूडेंट्स ऐड होते रहें, मेरे नए नए सब्सक्राइबर, मेरे नए नए स्टूडेंट, मेरे नए नए प्यारे प्यारे विद्यार्थी जुड़ते रहें, तो इसको कहा जाता है एडिशन। और अगर पहले से मौजूद चीज़ों में से कुछ लोग जाने लगे, छोड़कर जाने लगे, तो उसको कहा जाता है एलिमिनेशन। और ऐसी चीज़ें जिनमें की अगर कोई जा रहा हो तो उसके बदले कोई आ भी रहा हो, तो इसको कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तीन बातें बताई मैंने आपको, एडिशन, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो एडिशन में चीजें ऐड होती हैं, पहले से मौजूद चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें कुछ और आगे ऐड हो जाता है, मतलब जाता कुछ नहीं है, बस आता है, इसको एडिशन कहते हैं। और पहले से मौजूद चीज में से कुछ चला जाता है, उसको एलिमिनेशन कहते हैं। और अगर मान लीजिए कि कोई चीज पहले से मौजूद थी, उसमें से कुछ गया और कुछ आ गया, इसको सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। बात समझ में आ गई? अगर ये कब पकड़ में आ गया तो फिर ये टॉपिक भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है इसी पे फोकस करते हैं, इन दोनों को मैं हटा देता हूं, अगली क्लास में देखेंगे इन दो मेथड्स को, ठीक है ना। तो पहले इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पर पूरा जोर देकर के आप समझने की कोशिश करिए। तो सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करेंगे? किसी एक चीज को हटाएंगे और दूसरे को लाएंगे, ठीक है ना। यानी एक चीज को हटाकर उसकी जगह किसी दूसरी चीज को ले आना ही सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। ओके, मुझे पूरी उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तो बच्चों अब करना क्या है इसमें? करना ये होगा, पहली बात तो सर ये करते ही क्यों हैं? आखिर ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? इससे पहले तक तो हमने इंटीग्रेशन किया ही है ना। तो उस इंटीग्रेशन में और इसमें क्या फर्क ऐसा आ गया कि जो हमें ये इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है, ठीक है। एक सेकेंड का बस समय दीजिए बच्चों, ठीक है। ओके, तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर सर ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? इसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि जो क्वेश्चंस डायरेक्टली फॉर्मूले से सॉल्व नहीं हो पाएंगे, जिन क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर सकते, जैसे एक्सरसाइज 7.1 में कर रहे थे, डायरेक्टली क्वेश्चन देगा, उसका कोई ना कोई फार्मूला हमारे पास पहले से मौजूद था, हमने डायरेक्टली फार्मूला लगाया, आंसर आ गया। अगर इस टाइप के क्वेश्चन ना हो, ऐसे क्वेश्चन हो जिनमें डायरेक्टली फार्मूला ना लग रहा हो, तो वहां पर यानी जहां सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा होता है, वहां उंगली को थोड़ा टेढ़ा करना पड़ता है। समझ गए बच्चे? यानी कहने का मतलब ये हो गया कि थोड़ा टेढ़ी उंगली करके हम लोग घी निकालने की कोशिश करेंगे। क्लियर? यानी कि सब्स्टिट्यूशन तब लगाएंगे जब आसानी से काम ना बन रहा हो, पहली बात। दूसरी बात, सब्स्टिट्यूशन किस क्वेश्चन में लगाएंगे सर? ये पता कैसे चलेगा? चलिए, जहां सीधी उंगली से काम नहीं बन रहा है वहां उंगली को टेढ़ा तो कर लिया, लेकिन उंगली टेढ़ी करने के लिए भी कहां पर टेढ़ी करनी है, कहां नहीं करनी है, या कहां सब्स्टिट्यूशन लगाना है, कहां पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है, कहां बाय पार्ट्स लगाना है। तो बाय पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शन का तो आज जिक्र नहीं है, छोड़ देते हैं, लेकिन कहां पर लगाना है सब्स्टिट्यूशन, इसको समझना है। ऐसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेंगे जिस क्वेश्चन में किसी एक पर्टिकुलर टर्म का डिफरेंशिएशन, मतलब उसी क्वेश्चन को बड़ी पारखी नजरों से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, अभी मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, पहले आपको यही कॉन्सेप्ट ही समझाना चाह रहा हूं। एक बार जिसके दिमाग में ये बात बैठ गई
उससे क्वेश्चंस रुकेगा ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं बनता कि आप क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाओ। मैं लिख के दे सकता हूँ इस बात को, बस आप इस बात को दिमाग में बैठाओ जो मैं बता रहा हूँ, और ये बात जनरली आपको मिलेगी नहीं कहीं सुनने को जानने को। बस आप ये समझिए मैंने क्या बताया, अपनी पारखी नज़रों से, अपनी परख करने वाली नज़रों से क्वेश्चंस को बड़ी गहराई से देखिए, और क्वेश्चन को देखकर ये उसमें पता लगाइए कि इस क्वेश्चन के अंदर मौजूद कौन कल्प्रिट है। कल्प्रिट मतलब किसको हटाना है, अब किसको हटाना है और किसको लाना है ये सोचना है, ठीक है ना, समझ गए मेरी बात। अब हटाना किसको होता है ये ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ, ये भी नहीं कि कुछ भी कोई भी कहीं से भी हट जाएगा, नहीं, हटाना किसको होता है, उसको हटाया जाता है क्वेश्चन में से, उसको हटाया जाता है जिसको टी मान लेने से या कि जिसको किसी और चीज से सब्स्टिट्यूट कर देने पर क्वेश्चन पे तो कोई इंपैक्ट ना पड़े, क्वेश्चन पे तो कोई इंपैक्ट ना पड़े, मतलब इसी को तो सब्स्टिट्यूशन कहेंगे कि एक चला गया एक आ गया तो कोई फर्क ना पड़े, तो क्वेश्चन पे तो कोई इंपैक्ट ना पड़े, पर वो क्वेश्चन हमारे काम का बन जाए। तो फिर किसको हटाएं सर अपने काम का क्वेश्चन बनाने के लिए, तो क्या देखेंगे हम उसी क्वेश्चन में, हमें दो टर्म देखने को मिलेंगे जनरली। किसी एक टर्म को टी मान लेने पर उसका डिफरेंशिएशन करने पर जो बचा हुआ टर्म होगा ना, उसी क्वेश्चन का जो बचा हुआ पार्ट होगा वो आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब जिसको हमने टी माना है उसका डिफरेंशिएशन करने पर, डिफरेंशिएशन ये मत सोचिएगा कि मैं इंटीग्रेशन पढ़ाते हुए डिफरेंशिएशन कहाँ से आ गया, भाई बिना डिफरेंशिएशन के इंटीग्रेशन नहीं चलता। दोनों हैं तो एक दूसरे के दुश्मन, अपोजिट प्रोसेस हैं, बट रहते साथ में ही हैं दोनों, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। तो इसका मतलब है कि जो डिफरेंशिएशन है उसका सहारा लेना ही पड़ेगा। और कैसे लेंगे सहारा, तो जिस टर्म को हम इंटीग्रेट यानी जिस क्वेश्चन को हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं उसमें ढूंढेंगे वो कौन सा टर्म है जिसको टी मान लेने से, और फिर हम उसको अगर डिफरेंशिएट करें तो जो क्वेश्चन का बचा हुआ पार्ट है वो बचा हुआ पार्ट आ जाए। समझ गए मेरी बात, अभी वो क्वेश्चन से ही समझ में ज्यादा आएगा, यहां तो खड़े होकर मैं समझाऊंगा इतने जल्दी समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा। आप इस चक्कर में मत रहिए, पेशेंस रखिए थोड़ा सा, क्वेश्चन ही क्वेश्चन होने वाले हैं लगातार, ठीक है, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, किसी एक को टी मानकर दूसरा वाला जो है वो dt में चला जाएगा। अब चूंकि अगर मैंने किसी x के वेरिएबल में मौजूद फंक्शन में से किसी एक टर्म को t माना तो फिर मेरी मजबूरी बन जाएगी कि मैं dx को भी dt में कन्वर्ट करूंगा, dx को dt में कन्वर्ट करूंगा। क्यों बच्चों, क्योंकि जब तक वेरिएबल और इंटीग्रेटिंग फैक्टर दोनों सेम नहीं होते हैं, यानी कि इंटीग्रल कोएफिशिएंट सेम नहीं होते हैं, जैसे अगर वेरिएबल आपका x है तो फिर इंटीग्रल कोएफिशिएंट जो है वो dx होना चाहिए, अगर आपका वेरिएबल जो है वो m है तो फिर dm होना चाहिए, x को dx के रेस्पेक्ट में, है ना, और m को m के रेस्पेक्ट में, और t को t के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि हम लोग इसको इंटीग्रेट करते समय dx को dt में कन्वर्ट कर लेंगे। बोलो इतनी बात समझ में आ गई क्या? सबको समराइज करता हूँ, छोटी सी बात बताता हूँ। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन में ऐसा पाया कि उसमें से किसी एक टर्म को t मान लेने पर उसका डिफरेंशिएशन, उस टर्म का डिफरेंशिएशन क्वेश्चन के बाकी बचे हुए पार्ट से मैच कर रहा है, तो आप उस वाले टर्म को t मान लीजिएगा जिस टर्म का डिफरेंशिएशन बाकी पार्ट से मैच कर रहा हो। ओके, बस इतना ही सा कॉन्सेप्ट है, सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से होंगे। देखिए जैसे शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो इससे पहले हम लोगों के पास यानी कि एग्जाम्पल नंबर 5 सबसे पहले आएगा, यानी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास सबसे पहले आएगा एग्जाम्पल नंबर 5 एनसीईआरटी का। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x, हमें x के रेस्पेक्ट में इन फंक्शंस को इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए हम उसको i मान लेते हैं, तो i इज इक्वल टू, मुझे किसको इंटीग्रेट करना है, sin mx को इंटीग्रेट करना है, और किसके रेस्पेक्ट में करना है बच्चों, x के रेस्पेक्ट में ही करना है। तो इसका मतलब है कि मैं इसको लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ sin mx dx। ओके, यानी कि sin mx को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। क्लियर? तो इसके लिए अब क्या करेंगे बताओ, आपको मैंने sin mx का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बताया है क्या? नहीं बताया। sin x का बताया है, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस cos x। लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ sin mx क्या होता है सर, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है। तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको अपने काम का बनाना पड़ेगा। इसको अपने काम का बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस mx को t मान लेंगे। ये जो mx दिया हुआ है ना आपको, अगर इसकी जगह एक अकेला कोई चीज होती, मतलब t होता या p होता या m होता या x ही होता, तो पूरा अगर अकेला एक टर्म होता तो बेहतर होता, क्योंकि sin x का डायरेक्टली इंटीग्रेशन का फॉर्मूला माइनस cos x होता है। क्लियर है? तो मैंने क्या किया, लेट mx इज इक्वल टू t। अब बच्चों जिसको t मानते हैं उसको डिफरेंशिएट करेंगे, बार बार बोल रहा हूं, जिसको t मानते हैं उसको डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेशन में भी डिफरेंशिएशन लगेगा, ठीक है। तो जिसका डिफरेंशिएशन तैयार नहीं है, पहले डिफरेंशिएशन तैयार करेंगे तो इंटीग्रेशन समझ में आएगा। तो अब m को कांस्टेंट समझ के बाहर x का डिफरेंशिएशन बताइए 1,
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1, तो x का 1 और t का क्या हो जाएगा dt बाई dx। अब इस dx को मैं इस साइड ले जाऊंगा, ये बन जाएगा m dx इज इक्वल टू dt। यहाँ से dx की वैल्यू क्या आ जाएगी dt बाई m। मैंने अभी आपको बताया था ना कि हमें पहले dx को dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब तक हम dx को dt में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि तब तक हम उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या करेंगे, क्वेश्चन बदल गया हमारा। ये क्वेश्चन हो गया साइन mx की जगह पर क्या आ गया t, और इस dx की जगह पर क्या आ गया बच्चों dt बाई m। अब ये m क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया, बचा क्या इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि साइन t dt आप जानते होंगे, क्योंकि साइन x dx का फॉर्मूला क्या होता है माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, तो साइन टी का माइनस कॉस टी हो जाएगा ना, तो सीधे सीधे ये आ जाएगा 1/m इंटू में कितना माइनस का कॉस टी प्लस सी, ये आई की वैल्यू आ गई। यानी कुल मिला जुलाकर मेरा आंसर क्या आ गया आई इज इक्वल टू माइनस का 1/m, माइनस का 1/m कॉस टी प्लस सी। लेकिन टी के टर्म्स में आंसर नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम जो भी चीज़ें मानते हैं वो कभी भी आंसर में नज़र नहीं आनी चाहिए। मैथमेटिक्स में हम जो लैग करते हैं ना वो आखिर तक जाते जाते यानी कि आंसर तक जाते जाते वो एलिमिनेट हो जाना चाहिए, गायब हो जाना चाहिए। टी के टर्म्स में आंसर नहीं देना, हमें आंसर एक्स के टर्म्स में ही देना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो एक्स के टर्म्स में था, तो आंसर भी एक्स के टर्म्स में ही आएगा। और आंसर को एक्स के टर्म्स में लाने के लिए हम इसको करेंगे 1/m कॉस टी। अब टी की वैल्यू कितनी रख देंगे, हमने टी किसको माना था mx को, तो ये आ जाएगा 1/m cos mx प्लस सी। बस यही क्वेश्चन का आंसर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट का यही आंसर है। उम्मीद है बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। ओके, अभी और क्वेश्चन करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। इतने क्वेश्चंस करेंगे कि करते 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 आप बोलेंगे सर ये तो अरे गजब मजा आ गया, ये तो एकदम चुटकियों में सॉल्व होने लगेंगे। मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ इस बात की कि चुटकियों में सॉल्व होने लगेंगे क्वेश्चन आपसे। देखते ही आप खुद ही बताओगे, मुझसे पहले बताने लगोगे कि सर देखिए आपका सर इसको टी मानेंगे, इसको टी मानेंगे, इसमें इसको टी मानेंगे, समझ गए ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जो भी क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना होता है तो वीडियो को पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं, और वैसे इतना समय मिल जाता है कि आराम से उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 के ही दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं। दूसरे पार्ट में क्या कहा गया है, सेकंड पार्ट में हमें किसको इंटीग्रेट करना है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि जब भी आपको सब्स्टिट्यूशन लगा करके किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो आपको क्या करना होगा, अपनी पारखी नज़रों से अपने दिमाग का विवेक का इस्तेमाल करते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। भैया कैसे सॉल्व करना है, कैसे दिमाग का इस्तेमाल करना है, ठीक है, एक सेकेंड का समय दीजिए। ठीक, तो हमें कैसे हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, चलिए वो भी बताता हूँ। मैंने कहा था कि इसमें से आप उस टर्म को टी मान लेंगे, इसमें से किसी ना किसी वो ढूंढेंगे, ऐसा टर्म ढूंढेंगे जिसको टी मान लेने से उसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन का बचा हुआ पार्ट आता हो और क्वेश्चन हमारे काम का बन जाता हो। अब देखो क्योंकि इसमें डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला लगेगा नहीं। एक चीज़ और सोचो, इसमें यहाँ पे हो सकता है आपके दिमाग में एक बात और आएगी कि सर ये 2x है और ये साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो सर यहाँ प्रोडक्ट रूल नहीं लगा सकते क्या। तो इंटीग्रेशन में बच्चों ना तो प्रोडक्ट रूल लगता है, ना क्वोशिएंट रूल लगता है, ना चेन रूल लगता है, मतलब इस टाइप के इस रूल नाम के कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए प्रोडक्ट रूल तो नहीं लगाएंगे, क्लियर। अब क्या करेंगे, तो हम इस क्वेश्चन को अपने काम का बनाने के लिए, अगर बताओ आप खुद सोचो कि इसमें से कौन सा टर्म ऐसा है जिसका डिफरेंशिएशन बचा हुआ पार्ट आ रहा हो, तो आपको दिमाग काम करेगा कि अगर मैं इसको टी मान लूं तो बताओ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2x। तो मुझे इससे मेरे एक तीर से दो शिकार हो गए। बोलो कैसे दो शिकार हो गए, कि देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर मैंने टी मान लिया तो ये जो टर्म है ये गायब, यहाँ क्या बन जाएगा साइन टी, मतलब आसान सा हो जाएगा, काम का हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा डायरेक्ट। और ये जो 2x है ये गायब हो जाएगा, क्योंकि इसको टी मान लेने से ये एलिमिनेट हो जाएगा, एक गया एक आएगा, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। तो अब देखो क्या होगा, तो मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मान लिया, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। तो अगर इसको मैंने टी माना तो बताओ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 1 का डिफरेंशिएशन 0 और t का डिफरेंशिएशन dt बाई dx। अब ये बन जाएगा क्या 2x इंटू dx, ये dx ऊपर चला गया तो 2x इंटू dx इज इक्वल टू क्या आ गया dt आ गया। अब जरा यहाँ ध्यान से देखो 2x और ये dx, वाह गजब भाई गजब, ये 2x इंटू dx ये दोनों मिलकर क्या बन गए dt बन गए dt, और ये क्या बन गया t। तो मेरा क्वेश्चन का रूप बदलकर कुछ ऐसा हो गया, ठीक है ना, साइन t dt, साइन t dt। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्लियर। मतलब मैंने क्या किया, जब मुझे लगा कि ये व्यक्ति आज
इस काम का, इस रूप में मेरे काम का नहीं है। तो मैंने कहा भाई एक काम करो, नहा धो के पहले तैयार हो जाओ, अच्छे से पहले अपना जो है ना खुद को सजा संभाल लो, उसके बाद मेरे साथ पार्टी में चलना। अब पार्टी में चलने के लिए अगर आप ऐसे कैसे भी जब मन करेगा ऐसे उठ के चल देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो उसके लिए हमने क्या कर लिया, उसको कहा कि एक काम करो, पहले नहा धो के तैयार हो जाओ अच्छे से और फिर पार्टी में चलते हैं। तो वैसा ही यहाँ पे भी कुछ है। क्या किया हमने कहा पहले इसको अपने काम का बना लेते हैं तब इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि हमने अभी तक देखो इंटीग्रेट नहीं किया, सिर्फ उसको हमने पहले अपने काम का बना लिया। क्या करके सर? सब्सटीट्यूट करके। किसको सब्सटीट्यूट करके सर? ये जो सर x² + 1 है इसको हमने हटाया, इसकी जगह क्या लिया है? t ले आया। तो एक हटाया एक लाए तो इसका मतलब सब्सटीट्यूशन हो गया सर। ओके जी चलो, अब ये क्या बन गया बताओ? अब तो कोई भी बता देगा इसका आंसर। sin t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चे? माइनस का cos t + c। तो i = आ गया माइनस का cos t + c, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का cos t की जगह पर क्या रख दोगे? जो आपने t माना था बस वही रख देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का cos of x² + 1 + c। यही हमारा आंसर है, ठीक है ना? माइनस का cos of x² + 1 + c। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है? चलिए तो अभी बढ़ते हैं हम लोग थर्ड पार्ट की ओर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3, इसी के थर्ड पार्ट में क्या दिया है? चलो बच्चों, अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्या करके? वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना? अब क्वेश्चन नंबर 3 के इसी का यानी कि एग्जाम्पल नंबर 5 का ही थर्ड पार्ट पे आते हैं। तो थर्ड पार्ट में कहा गया है tan की पावर 4x, मतलब i बराबर, मैं जो भी मुझे क्वेश्चन दे रखा होता है उसको i मान लेता हूं कि इसका इंटीग्रल i है। इस क्वेश्चन का जो मुझे एक्सप्रेशन दिया गया है, जो मुझे पोलिनोमियल दिया गया है, जो मुझे फंक्शन दिया गया है, उसका इंटीग्रल i है। तो i = मैंने क्या मान लिया? tan की पावर 4x sec² ऑफ √x, मतलब ऐसा दिया गया है, ठीक है ना? sec² ऑफ √x अपॉन में √x, ओके, ऐसा कहा गया है dx, ठीक है? तो अब मुझे ये इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या दिमाग लगाना पड़ेगा? फिर से जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि मुझे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना था, इसलिए यहां पर मैंने dx लिख दिया, ठीक है? अब बताओ, अब आपको बहुत गौर से देखना है, बहुत ध्यान से देखना है कि आखिर इसमें ऐसा कौन सा टर्म है जिसको t मान लेने से मुझे फायदा मिलेगा। और बच्चों ये क्वेश्चन tan की पावर 4x नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या है? tan की पावर 4 √x है। tan की पावर 4 √x sec² √x अपॉन √x dx। क्लियर? अब तो आपको सोचना पड़ेगा, और क्या सोचना पड़ेगा? और वही जो मैंने कहा, ये विवेक और ये आंखें, इनका इस्तेमाल करिए, क्योंकि क्यों दिया ऊपर वाले ने? इसी के लिए दिया है। ये जो दिमाग दिया है, ये जो ब्रेन दिया है और ये जो आंखें दी हैं, इनको इस्तेमाल करने के लिए ही ऊपर वाले ने दिया है। तो आपको इनका इस्तेमाल करना है और मज़े के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप इसमें से ढूंढो कौन से टर्म को t मानने से उसका डिफरेंशिएशन बचा हुआ टर्म बन जाएगा। तो आप जरा सा ध्यान लगाओ, पहले tan और sec² को देखकर आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा कि सर tan x का डिफरेंशिएशन sec² x होता है। बोलो होता है कि नहीं? d/dx ऑफ tan x = sec² x। इसका मतलब है कि tan x को अगर t मान लिया जाए तो sec² x जैसी कोई चीज़ आने लगेगी। बट सर यहाँ तो √x है, तो वही √x तो मेरे काम का है, उसी से तो मुझे फायदा हो रहा है। क्योंकि आप ये कहोगे अगर मैंने इसको मान लो t मानकर इसको भगा भी दिया तो ये जो x है √x है ये तंग करेगा, लेकिन ये तंग नहीं करेगा। उसने ऐसा क्वेश्चन बना के दिया है कि जैसे ही आप इसको t मानेंगे ना, इस tan √x को, तो tan √x को t मानने से सब अपने आप भाग जाएंगे। एक ऐसे व्यक्ति को ले आए, एक ऐसी चीज को ले आए जिसके आने से बाकी सब चले गए, उस अकेले ने उन सबकी कमी पूरी कर दी। तो जब किसी एक अकेले ने सबकी कमी पूरी कर दी हो तो इसका मतलब क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूशन। बात समझ में आ रही ना सर? इसीलिए तो बोल रहा हूं कि जब आप इस तरह की, अगर आप इतने थक चुके हैं कि सर यहाँ भी पढ़ के देख लिया, वहाँ भी पढ़ के देख लिया, इनसे भी पढ़ लिया, उनसे भी पढ़ लिया, स्कूल में पढ़ लिया सर, अगर कई जगह पढ़ के देख लिया सर, लेकिन नहीं बन रही है बात, समझ नहीं आ रहा है, हो सकता है कि मैं उनका सब्स्टिट्यूशन बन जाऊँ, हो सकता है, ओके? मेरा ऐसा कोई दावा नहीं है, बट हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में मैं उन लोगों का सब्स्टिट्यूट बनकर आ जाऊं जो लोगों से पढ़कर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना? क्लियर है? मतलब क्या करेंगे आप? अब उन 4 को हटाएंगे, उनकी जगह किसी एक को ले आएंगे जो एक आपके काम का हो, जो एक आपको फायदा पहुंचाता हो, जिस एक से आपको उतना ही फायदा मिल रहा हो जितना 4 से मिल रहा था। तो आप उन 4 को हटाकर किसी एक को ले आइए। इसी प्रोसेस को सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है बच्चों, ओके? तो सबसे पहली बात, tan की पावर 4 √x में से मैं अगर इस tan √x को t मान लूं, क्यों? मेरे दिमाग ने क्यों काम किया ये? क्योंकि सर tan x का तो होता है sec² x और √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x। मैं यहाँ पर आपको बताता भी चलता हूँ साथ साथ, क्या फायदा? आप अगर वो चीज़ नहीं समझ पाएंगे तो फायदा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना? तो देखिए d/dx ऑफ tan x, ये पहले से आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला होता है d/dx ऑफ tan x का। और एक फॉर्मूला आपके पास और होगा d/dx ऑफ √x = 1/2 √x। तो ये दो चीज़ें आपको
पता होती ना, जिसको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पता होंगे उसको तुरंत देखते ही समझ में आ जाएगा इसमें किसको टी मानना है। क्योंकि जब मैं tan रूट एक्स को टी मानूंगा ना तो चेन रूल लगा करके sec स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा और ये टर्म भी आ जाएगा। देखिए करके दिखाता हूं कैसे। हमने क्या किया, लेट tan रूट एक्स। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे जानकारी हो गई कि ये किसको टी मानना है, सर आपको कैसे वाणी आ रही है? भाई मुझे भी कोई वाणी नहीं आ रही है बच्चों, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस मांगता है। अगर आपने प्रैक्टिस की आपको भी मेरी तरह ही वाणी आने लगेगी, क्वेश्चन आपसे बातें करने लगेंगे, क्वेश्चन आपके कान में बुदबुदाने लगेंगे, फुसफुसाने लगेंगे, क्वेश्चन प्यार से आपके कान में आके बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना है। एक बार आप मैथमेटिक्स में फील लाके तो देखो, एक बार आप मैथमेटिक्स में अपना ब्रेन को चलाकर तो देखो, क्वेश्चन आपके कान में बोलेंगे आकर कि मेरे को ऐसे सॉल्व करना है, इसको ये मान लो, इसको ये मान लो। क्वेश्चन बातें करेंगे आपसे, समझ में आ रही बात ना? ओके चलिए, तो tan रूट एक्स को मैंने क्या मान लिया, टी मान लिया। तो tan रूट एक्स इज इक्वल टू टी। अब बताओ इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? तो पहले हम सर रूट एक्स को जबरदस्ती टी मान लेंगे, चेन रूल लगाकर होगा, चेन रूल लगाकर। तो tan रूट एक्स का हो जाएगा tan रूट एक्स का हो जाएगा sec स्क्वायर, लेकिन मैंने इसको अपने मन में x कंसिडर कर लिया, तो tan x का होता है sec स्क्वायर x, तो tan रूट x का हो जाएगा sec स्क्वायर रूट x। लेकिन जिसको हम जबरदस्ती t मानते हैं उसका फिर से करते हैं और उसको मल्टीप्लाई में लिखते हैं, तो रूट x का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे और वो कितना आ जाएगा, अभी बताया मैंने, रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x इज इक्वल टू, अब t का करेंगे तो कितना आ जाएगा, dt बाई dx। अब जरा देखो ये क्या बन गया, sec स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में 2 रूट एक्स इंटू में dx, इस dx को मैं ऊपर ले गया, इज इक्वल टू कितना हो गया, dt। अब जरा ध्यान से देखो, अपने क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, sec स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स और dx, इतना टर्म आपके पास है। अगर मैं इतने की बात करूं तो यहां से ये बन जाएगा sec स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इज इक्वल इंटू dx इज इक्वल टू 2 dt, क्या हो जाएगा 2 dt। अब जरा देखो क्या ऐसा कुछ दिख रहा है, मतलब एक को t मानने से बचा हुआ पूरा का पूरा टर्म कहाँ गायब, dt में भाग गया, dt में, समझ गए ना? मैं इसको यही कहता हूँ कि ये जो इतना पार्ट है ये सारा का सारा कहाँ चला गया, अकेले इसके जगह पर, इस पूरे की जगह पर अकेला ये आ गया 2 dt, समझ में आ रही बात ना? और इस tan रूट एक्स की जगह पर क्या आ गया, t। पूरा क्वेश्चन ही बदल गया, पूरा सब्सटीट्यूशन बदल गया, पूरी कहानी ही बदल गई, पूरा मामला ही बदल गया, समझ गए ना? ओके जी, तो चलो बदलते हैं अब इस मामले को और बदल कर देखते हैं यहाँ पर कि क्या हुआ इस मामले के साथ साथ। इसके बाद यहाँ आ रहा हूँ, ठीक है ना? आप ध्यान दीजिएगा, ये तो अलग से 2 फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको बताए हैं डिफरेंशिएशन के। ओके, अब बताओ इसमें क्या करूँगा, इस जो बचा हुआ टर्म है आप देखिएगा ना, ये इतना जो आपको दिख रहा है ये कहाँ गया सर, ये बन गया 2 dt। तो मेरा क्वेश्चन नए तौर पर क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ, ये बन जाएगा tan की पावर 4 नहीं सॉरी tan की पावर 4 नहीं, अब tan रूट एक्स को मैंने t माना था, tan रूट एक्स को t माना था, और ये है tan रूट एक्स की पावर 4, तो ये बन जाएगा t की पावर 4, और ये जो बचा हुआ पूरा टर्म है ये क्या बन जाएगा 2 dt। अब ये जो 2 है वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो 2 को बाहर लिया, ये आ गया t की पावर 4 dt, तो i इज इक्वल टू आपका ये हो जाएगा 2 बाहर, t की पावर 4 का हो जाएगा t की पावर 5/5 प्लस c। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। तो ये 2 को बाहर निकाल दीजिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2t की पावर 5/5 प्लस c बाद में भी लिख सकते हैं एकदम बाद में। बोलो बात समझ में आ गई, ये समझ में आया? तो बताइए क्या आंसर आ जाएगा सर, आंसर आ जाएगा i इज इक्वल टू 2/5 t की पावर 5 प्लस c। लेकिन आंसर t के टर्म्स में नहीं छोड़ना है, क्योंकि t के टर्म्स में क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन x के टर्म्स में था, तो फिर ये भी हमें क्या करना पड़ेगा, आंसर भी हमें x के टर्म्स में ही देना होगा। मैं आपको मज़े दिला रहा हूँ, पूरे मज़े आएंगे भाई, मैथमेटिक्स एकदम आसान, चुटकियों में सॉल्व, चुटकियों में सॉल्व होने लगेगी, ठीक है ना? तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है, मेहनत करनी है और पेशेंस रखना है। सबसे ज़रूरी चीज़ बच्चों पेशेंस होती है ना? पेशेंस अगर आपके अंदर नहीं है तो आप उतावले रहेंगे चीज़ों को पाने के लिए, लेकिन आपको मिलेंगी नहीं, ये लिख लीजिए आप, ठीक है ना? थोड़ा सा परसेवरेंस, पेशेंस, है ना, ये कुछ क्वालिटीज़ होती हैं स्टूडेंट्स के अंदर, होनी चाहिए, ठीक है ना? तो पेशेंस रखिए थोड़ा सा। 2/5 बाहर रखा, टी की वैल्यू क्या रख दी, टी कितना था हमारा, टी था हमारा सर tan रूट एक्स, तो ये हो जाएगा tan रूट एक्स की पावर 5 प्लस सी। अल्टीमेटली अगर आप चाहें तो हो सकता है ऐसा आपको बुक में आंसर देखने को मिले, tan की पावर 5 रूट एक्स प्लस सी, वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में
बहुत अहम भूमिका निभाता है। आप बिल्कुल भी इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को लिखना नहीं भूलेंगे, नहीं तो आपको लगेगा अरे सर वो सी तो छोड़ दिया था और सर ने मेरे नंबर काट लिए। अरे भाई सर नंबर काटेंगे ही काटेंगे, क्योंकि इन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में बच्चे कोई भी आंसर पूरी तरीके से डेफिनेट नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ इंडेफिनिटी होती है। उस इंडेफिनिटी को दूर करने के लिए प्लस सी लगा दिया जाता है, समझ गए ना, यानी कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यानी ये तो मेरा आंसर है ही है, लेकिन इसके साथ कुछ और टर्म भी प्लस माइनस में आ सकते हैं। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। क्लियर? बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्या इस क्वेश्चन को आपने एंजॉय किया, मजा आ गया? अरे एक तो लाइक बनता ही ना फिर भाई, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया और आपको मज़ा भी आ रहा है, इतना बढ़िया क्वेश्चन था ये क्वेश्चन देखकर तो आपका दिल वैसे ही खुश हो गया होगा, तो फिर एक लाइक बनता है, तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मेरे भाई, मेरे प्यारों, मेरे बच्चों, मेरे लाडलो, उन लोगों को ये वीडियोस जरूर शेयर करो जिन बच्चों को नीड है, जो लगता है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, अगर बहुत कोई फास्ट फॉरवर्ड पढ़ने वाला है जिसका ऑलरेडी तैयार है तो चिंता मत करिए, उनके लिए भी मटेरियल आने वाला है, बहुत जल्दी ही मटेरियल आने वाला है, ठीक है ना। मतलब अगर किसी का बहुत फास्ट तैयार है, जिसने ऑलरेडी तैयार कर रखा है, अगर उसको बस मुझे पढ़ने में, मेरे से जानने में, मेरे तरीके को देखने में मजा आ रहा है तो रुके वीडियो पर, अदरवाइज आप इस वीडियो को स्किप मारिए और अगले किसी टॉपिक पर जाइए। जहां तक आपको दिक्कत आ रही है वहां तक पहुंच जाइए, जहां दिक्कत आ रही है वहां से देखना शुरू करिए। पर ये उनके लिए जरूर है जो बच्चे वाकई में हर तरफ से निराश हो चुके हैं, हर तरफ से परेशान हो चुके हैं। सर मैंने ये भी देख लिया, वो भी देख लिया, यहाँ भी चला गया, वहाँ भी चला गया। लेकिन हाँ, अगर आप घुमंतू टाइप के हैं कि आप पढ़ना ही नहीं चाहते, बस आप खाली जज करते रहना चाहते हैं कि ये अच्छा पढ़ा रहा है, कि वो अच्छा पढ़ा रहा है, कि ये सही दे रहा है, कि वो सही दे रहा है, कि इसका कंटेंट अच्छा है, कि उसका कंटेंट अच्छा है, तो भाई अगर ये सब करते रहेंगे तो फिर आपको कोई नहीं पढ़ा पाएगा। मैं तो क्या, दुनिया का कोई टीचर नहीं पढ़ा पाएगा फिर, ठीक है ना। क्लियर है? तो सबसे पहली बात, आप जजमेंटल मत होइए। किसी भी व्यक्ति से, जिससे भी पढ़ रहे हैं, धैर्य से उसके बारे में सोचिए कि जब वो पढ़ाने के लिए खड़ा हुआ है तो जाहिर है कि वो कुछ ना कुछ जानता ही होगा, तभी वो यहाँ पढ़ाने के लिए खड़ा हुआ है। तो आपसे हो सकता है बेहतर तो वो पक्का ही जानता होगा, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए अगर उसको कुछ, आपको लगता है कि नहीं, आपको नहीं मज़ा आ रहा, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, एक अलग बात है। लेकिन आप ज़्यादा खोजी बने रहेंगे, हर समय यहाँ खोज, वहाँ खोज, ये देख, वे देख, यहाँ से निकाल, वहाँ से निकाल। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मटेरियल तो बहुत इकट्ठा कर लेते हैं, यहाँ का, वहाँ का, हर जगह का मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं हैं। जो बेसिक नीड है वो काम करोगे नहीं। अरे भाई एक बात तो बताओ, जब आप बेसिक काम तो करोगे नहीं, है ना, और दूसरे काम करते रहोगे, मान लीजिए कि आपको बुखार हुआ, सपोज के लिए 1% बुखार हो गया आपको, अब बुखार में आप दवाई तो लिए नहीं, आप कहें सर मैं सेब, अनार, संतरे खा करके ठीक हो जाऊंगा। अरे भाई ऐसे कैसे ठीक हो जाओगे, थोड़ा दवाई तो लेनी पड़ेगी ना। तो कहने का मतलब ये जो बेसिक नीड है वो तो पूरी करनी ही पड़ेगी ना, ठीक है। तो बेसिक नीड ये है कि पहले आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चे, तब समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है ना। जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक कोई नहीं समझा पाएगा। क्लियर? चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 का ही हमारे पास चौथा पार्ट है, और उस चौथे पार्ट में क्या दिया गया है जरा देखते हैं। क्या वो भी थर्ड पार्ट की तरह मज़ेदार, एकदम बिल्कुल चटखारे लेने लायक क्वेश्चन है, या फिर ऐसे ही है कुछ आसान सा? नहीं, ये भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। सर जहाँ ट्रिग्नोमेट्री घुस जाए ना वहाँ तो मज़ा आने लगता है। ट्रिग्नोमेट्री ना मैथमेटिक्स का आलू है, पता है ना आपको ये बात। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का आलू, मतलब जैसे आलू किसी भी सब्जी में मिक्स, किसी के भी साथ मिक्स, भैया हर में पाया जाता है, हर एक में पाया जाता है, सब जगह घुस जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री भी इसी तरह मैथमेटिक्स का आलू है, किसी भी सब्जी में डाल सकते हैं आप उसको। यानी कि कैलकुलस में भी उसका इस्तेमाल है, अलजेब्रा में भी उसका इस्तेमाल है, ठीक है ना, स्टैटिस्टिक्स में भी उसका इस्तेमाल आ जाएगा। मतलब जहाँ चाहो वहाँ आप ट्रिग्नोमेट्री को घुसा दो। समझ में आ रही बात ना? तो इसलिए मैथमेटिक्स का आलू ट्रिग्नोमेट्री, समझ गए? ओके, चलिए तो फिर यहाँ आ जाओ। ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सर बहुत दुखी करते हैं। अब कुछ बच्चों की धारणा होती है सर ट्रिग्नोमेट्री तो ऐसे समझ में नहीं आती। भाई कुछ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री सबसे आसान है यार। जितना सस्ता बेचारा आलू, उतना ही सस्ती समझ लीजिए ट्रिग्नोमेट्री, उतनी ही आसानी से ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ जाती है। आप देखो ना, बाकी सब्जियां महंगी, आलू सस्ता, क्यों? क्योंकि आलू सब में मिक्स हो जाता है, आलू सब में घुस जाता है। वैसे ही यहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री जो है वो सब में घुस जाती है। भाई ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, बस एक बार थोड़ा सा माइंड से समझना है, ठीक है। चलो जी, चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। तो चौथे क्वेश्चन में कहा गया I = साइन ऑफ tan इनवर्स x, साइन ऑफ tan इनवर्स x अपॉन में कितना 1 + x² dx। मुझे इसको इंटीग्रेट करना है बच्चों, ठीक है। साइन ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² dx, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। और जब मुझे इसको इंटीग्रेट करना होगा तो फिर वही पुरानी कहानी, क्या लगाएंगे हम, क्या दिमाग, कि भाई इसमें से वो टर्म ढूंढेंगे जिसको t मान लेने से बाकी बचा हुआ पूरा का पूरा टर्म dt में चला जाए। और मैंने कहा मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले भी नहीं आते वो भी साइड में बताता जाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले बच्चे यहाँ जरा ध्यान लगाओ, आप एक बार सोचो कि इसमें से कौन सा टर्म ऐसा है जिसको t मान लेने से बचा हुआ पार्ट dt हो जाएगा। यानी कि बचा
उसको टी मान लेने से उसका डिफरेंशिएशन बचा हुआ पार्ट आ जाएगा और मेरे काम का भी क्वेश्चन बन जाएगा। देखो ना, मैंने वैसे भी साइन के अंदर लिखा है, ये एंगल की जगह पे लिखा हुआ है tan इनवर्स x, पता है ना आपको ये बात। तो साइन ऑफ tan इनवर्स x, अब सर हमने साइन x का तो पढ़ा था, लेकिन ये जो साइन ऑफ tan इनवर्स x दे दिया इसने क्वेश्चन में, इसका कैसे करेंगे सर, ये तो नहीं पढ़ा था। तो भाई इसमें tan इनवर्स x का करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले tan इनवर्स x को भगाओ, जो आपको दुखी कर रहा है उसको भगाओ, ठीक है ना, जो आपको परेशान कर रहा है उसको हटाओ, उसकी जगह कोई ऐसा लाओ जो आपको मजे दे रहा हो, जो आपको एंजॉय करा रहा हो, जो आपको आनंद दे रहा हो। क्लियर है। तो यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, tan इनवर्स x को हटाकर उसकी जगह कोई सिंपल टर्म लाएंगे, और वो t सबसे बेहतर टर्म हमारे लिए क्या होता है, t, तो हम tan इनवर्स x को t मान लेंगे। उससे सर फायदा क्या मिलेगा, देखिए फायदे दो, एक नहीं दो, बार बार कह रहा हूँ, एक तीर से दो निशाने, दो शिकार। क्या फायदे दो, tan इनवर्स x को t मान लेने से ये बन जाएगा sin t। क्लियर, sin t, तो देखिए वो कितना छोटा सा बन गया sin t। दूसरी बात सर, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चा लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैं बोलूंगा यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो हर बच्चे को याद होता है, d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहले मैं इसको 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो अब देखो इसको t मान लेने से ये भी गायब हो जाएगा और ये जो tan इनवर्स x है ये भी हट जाएगा, यहाँ t आ जाएगा, मतलब सारी कहानी बदल जाएगी, क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा, हमारे काम का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ठीक है, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, तो tan इनवर्स x को अगर मैंने t माना तो बताइए tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। बोलो ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, लिखने को आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तभी तो t का डिफरेंशिएशन dt बाई डी एक्स आ रहा है। t को अगर आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, dt बाई डी एक्स आएगा। समझ रहे ना मेरी बात। ओके, तो बच्चे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका dt बाई डी एक्स। अब क्या करूंगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर dt। अब आप जरा ध्यान से देखिए अपनी पार की नजरों से कि ये टर्म कहाँ गायब हो गया, यहाँ पर 1 तो है ही है, इंटू में 1, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये पूरा मिलकर क्या बन गया, dt बन गया, पूरा मिलकर क्या बन गया, dt। आपको अपनी कॉपी में नहीं बनानी है लो की वो किसी का ना, ये जो लो की जैसी शेप या जो भी इस तरह की जो भी आपको शेप दिखाई दे रही है, शेप आपको अपनी कॉपी में नहीं बनानी है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि देखो ये इतना इतना हिस्सा जो है वो गायब, इसको t मानते ही ये गायब। ठीक है, अब ये तो बन गया सर dt और ये बन गया t, तो मेरा नया क्वेश्चन क्या होगा सर, ये हो गया sin t, साइन t, इसकी जगह पे क्या आ गया t और इसकी जगह पे क्या आ गया सर dt, तो साइन t dt। अब बोलो बात समझ में आएगी नहीं, i बराबर कितना हो जाएगा, साइन t का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन, साइन t का इंटीग्रेशन सर माइनस का cos t प्लस c, तो सर आंसर कितना आ गया, i इज इक्वल टू माइनस का cos t, किसको माना है मैंने, t माना है सर मैंने tan इनवर्स x को, तो ये हो जाएगा माइनस का cos ऑफ tan इनवर्स x प्लस c। यही मेरा आंसर है और यही आपका आंसर है और यही बुक का आंसर है। ठीक है, तो क्या मज़े के साथ समझ में आ रही है ना चीज़ें, मुझे पूरी उम्मीद है एकदम आप एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत बढ़िया से मज़े ले रहे होंगे। ठीक है ना, बार बार आपसे एक ही बात कहना है बच्चों, मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि बाई एनी हाउ उन बच्चों तक मेरी आवाज़ पहुंच जाए, उन बच्चों तक मेरी रीच हो जाए जिन बच्चों को हर तरफ से अब तक निराशा हाथ लग चुकी है। अब चूंकि हमारा नंबर है, अब हम आ गए हैं, अब आपको भी हमारे साथ सपोर्ट में रहना है, आपका प्यार आपका सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। आप जब तक हमें मोटिवेशन नहीं देंगे, जैसे मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि बच्चा ये बहुत आसान है, ये इतना आसान है, इसको ऐसे कर लेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे, ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ये बहुत सी ईजी पड़ेगा, वैसे ही आपकी तरफ से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन के लिए अपने आप को अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना, यानी नोटिफिकेशन बेल को दबा देते हैं, एज वेल एज आप इन वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं लोगों में, हमारी बात को और लोगों तक पहुंचाते हैं, तो बच्चा लोग हमें आपकी तरफ से स्नेह मिलता है, प्यार मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, उसी मोटिवेशन से आगे बढ़ने का हमें जज्बा आता है हमारे अंदर। तो चलिए खैर इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, बस खाली इतना करना है कि लाइक करके, वीडियो को लाइक करके तुरंत शेयर मार दीजिए अपने किसी फ्रेंड को, ठीक है ना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना और करवाना बिल्कुल ना भूलें लोगों से, ठीक है ना। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन तो खत्म, हाँ देखिए एक और बात समझिए, एग्जाम्पल नंबर 5 के बाद एग्जाम्पल खत्म। अब एग्जाम्पल खत्म हो गए तो फिर कहानी शुरू होती है किसकी, बीच में नए टर्म आ गए कुछ। जब मैंने पहले लेक्चर में बात की थी तो पहले लेक्चर में हमने 10 फॉर्मूले थे, हाँ शायद 10 फॉर्मूलों को हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना, इंटीग्रेशन के वो 10 बेसिक फॉर्मूले जो बिल्कुल बेसिक हैं, जो कि एकदम बेसिक हैं, फंडामेंटल हैं, जिनमें कि किसी दूसरे
फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। जिनका इंटीग्रेशन करने के लिए किसी और अनदर फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको बेसिक फार्मूला कहता हूँ मैं, ठीक है। तो वो 10 बेसिक फार्मूले हमने सबसे पहले लेक्चर में डिस्कस किए थे, ठीक। अब जो नए फॉर्मूला है उन्हीं में क्या आया था, उनमें मैंने सिर्फ आपको बताया था इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स, ये 2 बताए थे। तब मैंने छोड़ दिए थे 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तब मैंने आपको उस समय भी बोला था कि बच्चों आपको लग रहा होगा सर आपने ना टेन नहीं बताया, सेक नहीं बताया, कॉसेक नहीं बताया, कोट नहीं बताया, और सीधे आप कहाँ पहुँच गए सर, सेक स्क्वायर का आपने बता दिया, कॉसेक स्क्वायर का आपने बता दिया, सेक एक्स टेन एक्स का आपने बता दिया, कॉसेक एक्स कॉट एक्स का आपने बता दिया इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। इतने बड़े बड़े फॉर्मूले तो बता दिया आपने, लेकिन सर आपने ना वो जो सीधे सीधे से हैं, टेन एक्स का नहीं बताया, सेक एक्स का नहीं बताया, कॉसेक एक्स का नहीं बताया, वो नहीं बताने थे बिकॉज वो अब आएंगे, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। उनको आज के लिए रोक के रखा हुआ था, ठीक है। तो चलिए अब उनको समझते हैं, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी मज़े कर रहे होंगे। मैं तो भाई आपको पढ़ाते समय पूरे मज़े ले रहा हूँ, एकदम इन्जॉय कर रहा हूँ, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी इन्जॉय कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर, अच्छा सॉरी हाँ, अब आते हैं जी हमारे कुछ नए फॉर्मूले, ठीक है। तो इस एग्जांपल को सीखने और जानने के बाद हम फॉर्मूले को जानने के मूड में आ चुके हैं, और उन फॉर्मूलों को जानने की कड़ी में पहला फॉर्मूला आता है इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। मतलब आपको बताना है कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा। आज तो हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब आज तो हम इसको प्रूफ कर लेंगे कि क्या आएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है। लेकिन आने वाले वक्त में हर एक क्वेश्चन में हम इसको एज ए फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक। अब देखिए तो tan x का क्या हो जाएगा, क्लियर है ना। मैंने आपको पहले भी बताया, अभी बता रहा हूँ बच्चों, मैं नई एनसीईआरटी से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। आपको न्यू एडिशन एनसीईआरटी का ले लेना है, और एनसीईआरटी के इस न्यू एडिशन में जितने भी क्वेश्चंस हैं विद एग्जांपल, वो सब हम एक एक क्वेश्चन और एक एक एग्जांपल और एक एक कॉन्सेप्ट सब कुछ करेंगे। मतलब समझ के चलिए, पेज टू पेज, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना, एनसीईआरटी को। ओके, तो चलिए ये tan x dx इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, तो इसमें हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का ही सहारा लेंगे। कैसे, मैंने मान लिया इसको i = इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। अब मैं इसको tan x को क्या लिख सकता हूँ, ये तो आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में कि tan x को हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन cos x dx, tan x को मैंने तोड़ के लिख दिया sin x अपॉन cos x। अब आप देखते ही समझ रहे होंगे कि सर ओहो तो मज़ा आ गया, sin x अपॉन cos x, मतलब सर इसमें तो किसी एक को टी मान लेने से बाकी बचा हुआ टर्म कहाँ चला जा रहा है, dt में। क्योंकि बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन रूल तो लगता नहीं है, ये हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला रूल इंटीग्रेशन में तो नहीं है कहीं भी। तो इसका मतलब है कि यहाँ कम से कम आपको क्या चाहिए होगा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे लगाते हैं, अब जरा उस पर गौर करते हैं। आपको cos x को t मान लेने से ये जो बचा हुआ टर्म है, ये sin x है, वो कहाँ चले जाएगा, dt में। कैसे भाई, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का माइनस sin x होता है, और sin x का क्या होता है, cos x। तो सर अगर मैं sin को मान लूँ तो बच्चा लोग ये मल्टीप्लाई में नहीं है, और मुझे वैसे भी डिनोमिनेटर को गायब करना मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, तो मैं बाय एनी हाउ क्वेश्चंस के अंदर मौजूद डिनोमिनेटर को हटाने की कोशिश करता हूं ज़्यादातर। ये रूल नहीं है कोई, लेकिन क्या होता है कि जनरली ऐसा करने से फ़ायदा मिलता है और क्वेश्चन आसानी सॉल्व हो जाता है और जल्दी सॉल्व हो जाता है, क्लियर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर cos x को t मान लूँगा, तो ये हो जाएगा लेट cos x = t। और अगर मैंने cos x को t माना तो फिर cos x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस sin x = dt बाई dx। अब बच्चों ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का sin x इंटू dx = dt। कैसे आया, मैंने देखिए cos x का डिफरेंशिएशन किया तो क्या आ गया, माइनस sin x, t को डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया, dt बाई dx। अब इस dx को मैं उधर ले गया तो क्या आ गया, माइनस sin x dx बराबर dt, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर sin x इंटू dx बराबर, ये माइनस उस साइड ले गए, माइनस का dt। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, आ गई, बहुत बढ़िया। तो बच्चे ये जो sin x इंटू dx है, ये इतना टर्म, ये जो मैं बैंगन लौकी जो बनाता रहता हूँ ना मैथमेटिक्स में भी, सर आप तो यहाँ भी आर्ट बनाते रहते हैं, ये इसलिए बनाता हूँ सिर्फ कि ताकि आपको समझ में आ जाए कि देखो ये टर्म जो था ना ये गायब, उड़ गया। अगर ये उड़ गया तो बचा क्या, cos x बचा, वो भी उड़ जाएगा, वो किससे उड़ जाएगा, वो t बन जाएगा, और ये पूरा पूरा क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। इस माइनस से मत घबराइए। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह का रूप ले लेगा, i = क्या हो जाएगा, ये sin x और dx की जगह पे आप रख दीजिए क्या, माइनस का dt, और इस cos x की जगह पे आप क्या रख दीजिए, t। थोड़ा और अच्छा सा बना दूं इसको अगर, तो माइनस को बाहर निकाल लीजिए, उससे मत घबराइए, और ये बन जाएगा आपका 1/t dt। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है,
क्लियर हो गया। अब बच्चे ये क्या हो जाएगा, अब मैंने आपको फार्मूला बताया था बेसिक फार्मूले में, लेक्चर नंबर 1 में हमने बेसिक फार्मूले पढ़े थे, तो वहां मैंने फार्मूला बताया था आपको कि 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। जैसे log x का डिफरेंशिएशन 1/x, d/dx ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन log x। बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। तो इसी तरह से जब 1/x dx log x होता है तो 1/t dt क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा, लेकिन बेहतर होता है मोड में लिखने चाहिए क्योंकि log mod x होता है, तो इसका हो जाएगा क्या, माइनस का log mod t, है ना, ये इक्वल में और इसमें डिफरेंस है, ये माइनस है यहाँ पर, माइनस का log mod t और प्लस c। अब इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, मैं इसको कह सकता हूँ सर -1 log mod t, तो मैं इसको ये भी कह सकता हूँ बच्चा लोग कि n log m, log की प्रॉपर्टी होती है n log m बराबर होता है log m की पावर n, तो ये बन जाएगा I इक्वल टू log mod t की पावर -1। इतना तो सर बुक में भी नहीं दे रखा, डिटेल में नहीं दे रखा होगा, परेशान मत होइए। मैंने बार बार कहा मेरा मकसद ही यही है, आपको पैशेंस रखकर पढ़ना है तो आप आराम से पढ़िए। अगर आप पैशेंस नहीं रख सकते तो बच्चे फिर तो आपके लिए दुनिया भर का मटेरियल अवेलेबल है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, इधर देखो उधर देखो, चुटकुले सुनो, आराम से 1 शॉट देखो, एक 2 वीडियो में पूरा इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लो, वो तो फिर आप ही जान रहे होंगे, मैं कुछ कह नहीं सकता। आप समझ जाइए कि कुछ होने वाला है नहीं, इसको मैं लिख के दे सकता हूं। जो बच्चा पढ़ने को पढ़ाई के तरीके से नहीं लेगा वैसे नहीं होगा। यही तरीका आज से नहीं, गुरुकुल के टाइम से चला आ रहा है। जब कभी आश्रम हुआ करते थे, जब कभी बड़ी बड़ी नालंदा यूनिवर्सिटी और बड़े बड़े जो ऐसी यूनिवर्सिटी थी, मतलब नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, पुराने दौर थे, गुरुकुल का टाइम था, उसी दौर से यही चीज़ चली आ रही है। क्या चला आ रहा है कि बच्चे को ड्रॉप दिया जाता है, बूंद बूंद दिया जाता है, एक दिन में सब कुछ नहीं डाला जाता उसके अंदर। अगर हमने सोचा कि एक दिन में पूरा बच्चा ही तो है, स्टूडेंट ही तो है, अरे एक दिन में अगर आप मुझे बोलो कि सर आप ना पूरा इंटीग्रेशन का 1 घंटे में आप पढ़ के दिखा दीजिए, पढ़ाना आसान है भाई, मैंने 100 बार पढ़ा रखा है तो मैं 1 घंटे में पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है बच्चे। अगर तुम्हारी जगह मैं बैठा होता तो मैं भी 1 घंटे में इंटीग्रेशन को नहीं पढ़ सकता भाई। इंटीग्रेशन है, इतना बड़ा सा चैप्टर है, इतनी सारी एक्सरसाइज है, तो पेशेंस रखना पड़ता है, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस को करने के लिए टाइम तो चाहिए ही होगा, ठीक है। तो पहले भी गुरुकुल में भी, आश्रमों में भी, और इसके अलावा जो हमारे पुरानी पद्धति रही है उन सभी पद्धति में, वैदिक संस्कृति में, वैदिक मैथमेटिक्स में भी यही तरीके हुआ करते थे कि पहले धीरे धीरे ड्रॉप करके बच्चों को समझाइए और फिर उसके बाद में उससे आउटपुट लीजिए, ठीक है। तो मैं भी वही काम कर रहा हूं कि आपको ड्रॉप देना चाहता हूं, एक स्टेप बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिना किसी की हेल्प के भी आप उस स्टेप बाय स्टेप उसको समझ सको। तो ये बताओ क्या बना, ये n log m बराबर क्या हो गया, log m की पावर n, m की पावर n फॉर्मूला होता है ये, n log m बराबर log m की पावर n। तो अब ये जो पावर में -1 है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने क्या लिख दिया, log 1 mod t। अगर पावर नेगेटिव होती है तो नीचे जाकर के पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, तो log 1 mod t प्लस c। ये आंसर आ गया मेरा, ठीक है ना। लेकिन अभी भी आंसर नहीं आया, कारण क्या, क्योंकि t के टर्म्स में तो आंसर छोड़ना नहीं है, x के टर्म्स में क्वेश्चन था तो x के टर्म्स में ही आंसर लाना है। तो t को जो हमने पहले माना था उसी को सब्सटीट्यूट कर देना वापस उठा करके। तो क्या करेंगे, ये आ जाएगा सर I इक्वल टू log 1 mod cos x। बताओ t आपने किसको माना था, cos x को माना था ना, तो log 1 mod cos x, 1 mod cos x, क्लियर है, प्लस c। अब 1 cos x क्या होता है बच्चों, 1 cos x क्या होता है, या तो आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, देखिए ऐसे मैं अभी आपको बताऊंगा लेकिन चलो पहले इसी को कर लेते हैं। log 1 mod cos x, तो mod cos x यानी 1 cos x होता है sec x, तो फिर फॉर्मूला अल्टीमेटली क्या बनेगा, फॉर्मूला अल्टीमेटली बनेगा बच्चा लोग log mod sec x प्लस सी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस फार्मूले को बहुत इजीली और बहुत आसानी से समझ गए होंगे। आज हमने इसको डिराइव किया है, हर बार हम 10x का इंटीग्रेशन करने के लिए इतना लंबा प्रोसेस नहीं लगाएंगे, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि जहां भी आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा log mod sec x प्लस सी। क्लियर, ओके। अब एक फॉर्मूला ये भी याद रखते हैं, कई जगह पर हो सकता है कि बुक में आपको ये मिलेगा -log mod cos x प्लस सी। बताओ ये कहां से आया फॉर्मूला, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। देखिए -log mod cos x आप यहीं पे रख दीजिए, बस यहीं पर t की जगह पे क्या रख दीजिए, जब मेरा यहाँ आया था ना उसके आगे तो मैंने आगे थोड़ा सा और लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगा करके सॉल्व किया है, लेकिन बिना लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगाए मेरा इंटीग्रेशन हो चुका था। इंटीग्रेशन बस यहीं तक हो जाता है, उसके आगे तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लग रही है, उसके आगे इंटीग्रेशन नहीं लग रहा है। क्लियर, तो बच्चे लोग ये क्या हो जाएगा, -1 log mod t
तो ये -1 ऊपर जाकर के बन जाएगा log t की, log mod t की पावर -1, और log mod t की पावर -1 को हम जब नीचे ले जाके लिखेंगे तो ऐसा ही कुछ आएगा। लेकिन अगर आपने यहीं पर t की जगह पर cos x रख दिया तो ये फॉर्मूला बनेगा। इसका मतलब tan x के अब आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं। tan x का इंटीग्रेशन log mod sec x प्लस c भी होता है, और tan x का इंटीग्रेशन -log mod cos x प्लस c भी होता है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगले फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अगले फॉर्मूले में क्या दिया गया है उस पर भी जरा फोकस कर लेते हैं, ठीक है। अगले में दिया होगा cot x, अब हमें किसका करना है बच्चों, cot x का। तो चलिए cot x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, ये दिया गया है हमें, मान लीजिए I = इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, cot x dx। tan x का हो गया तो cot की बारी आई, तो cot की बात कर लेते हैं। चलिए तो cot x को कैसे लिखेंगे बोलो, आप जानते हो I = इसको लिख सकते हैं हम लोग cos x अपॉन sin x dx, cos x अपॉन sin x dx, ठीक है। चलिए इसको भी रिवाइज कर देता हूँ। अब इसको करेंगे तो कैसे करेंगे बताओ, आपको दिख रहा होगा साफ साफ, अब तो समझ में आ रहा होगा। आप जल्दीबाजी करते हैं थोड़ी सी, ठीक है ना, बहुत देर से समझा लिया है ना, अब तो आराम से समझ में आ चुकी होंगी बातें, इतने क्वेश्चन हो चुके हैं। तो इसमें देखो sin x को t मानते ही बच्चे ये ऊपर वाला कहाँ चला जाएगा, dt में, तो हम तुरंत ही क्या कर लेंगे, sin x को t मानेंगे। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x = dt/dx। ये हो जाएगा बच्चा लोग cos x × dx बराबर dt। तो ये पूरा वाला मिल करके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सर dt। ऊपर वाला जो cos x dx है ये तो बन जाएगा सर dt, और ये जो आपका सर sin x है ये बन जाएगा क्या, t। तो मतलब अगर मैं इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख पाऊंगा 1/t। ये देखिए जब मैंने ये कहा ना, इसको क्या लिख सकता हूँ 1/t dt। और आपको मैंने अभी बताया था 1/t का क्या होता है, 1/t का इंटीग्रेशन होता है बच्चा लोग log mod t। तो ये हो जाएगा log mod t प्लस c। आप मुझे बताओ जरा t मैंने किसको माना था, तो मैंने सर t माना था sin x को, तो आपकी बार आ जाएगा log mod sin x प्लस c। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। यानी कि sin x को t मान लेने भर से आपका काम बन गया, ठीक है ना। तो क्या आ गया, कोई फॉर्मूला log mod sin x प्लस c। उम्मीद है बात पकड़ में आ गई होगी, समझ में भी आ रहा होगा, मजे भी कर रहे होंगे। बोलो कर रहे हो ना, अरे भाई थम्स अप कर दीजिए, तुरंत लाइक मारिए, और लाइक के बाद लाइक मत मारिए, नहीं तो फिर से वो लाइक क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा, ठीक है। ओके चलिए एक बार कर दिया काफ़ी है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगले फॉर्मूले की तरफ। तो अगला फॉर्मूला क्या कह रहा है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। फॉर्मूला याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे तो हम लोग जब भी cot x का इंटीग्रेशन आएगा ना, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, तो सीधे फॉर्मूला लगाएंगे log mod sin x प्लस c। अब इसको पूरा प्रोसेस नहीं करेंगे, ये तो मैंने आपको बस करके दिखा दिया कि ये फॉर्मूला कैसे बना है और कैसे इस पर हमने प्रोसेस अप्लाई किया है, ठीक है। तो जी बच्चों आ जाओ अब यहाँ पर, ठीक है। अगला है हमारे पास, किस चीज़ का फॉर्मूला ड्राइव करना है, sec x का। अच्छा तो चलिए इंटीग्रेशन ऑफ sec x, I = इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। अब बच्चों मैंने आपको sec x का नहीं बताया था, तो sec x का नहीं बताया था तो फिर sec x का भी करना ही पड़ेगा, और sec x का करना होगा तो कैसे करेंगे, उसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये अलग सा क्वेश्चन है कुछ, मतलब ये तो डेरिवेशंस है ना फॉर्मूले के, तो थोड़ा सा तो उसमें सोचना ही पड़ता है, मतलब जो बताया गया वही याद रखना है। देखो जहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो तब अपना ब्रेन यूज़ किया जाता है, अपना माइंड अप्लाई किया जाता है। लेकिन जब क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, हम लोग डेरिवेशन सीख रहे हैं या कोई कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, तो फिर कॉन्सेप्ट में वो चीज़ जिसने जैसे बताई है उसको वैसे ही जानना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि हम न्यूटन के लॉ पढ़ेंगे, तो भाई न्यूटन ने जो बताया वही तो समझेंगे, वही तो जानेंगे, अब उसमें अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। हाँ न्यूटन के लॉ को अप्लाई कैसे करना है वहाँ अपना ब्रेन यूज़ करेंगे, लेकिन न्यूटन के लॉ जो हैं वो तो न्यूटन के लॉ हैं, वो हमारे लॉ थोड़ी हैं, वो हमने थोड़ी बनाए हैं, वो तो न्यूटन ने बनाए हैं, तो फिर न्यूटन के हिसाब से चलेंगे। और ये जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ये सब जो कैलकुलस की ईजाद करने वाला वो भी कौन था, न्यूटन ही तो था, समझ रहे ना। न्यूटन को आप ये मत सोचिएगा कि सर आप यहाँ मैथ्स में न्यूटन की बात कहाँ से करने लगे, न्यूटन तो फिजिक्स में। अरे भाई न्यूटन मैथ्स में भी है, ये पूरी कैलकुलस न्यूटन की देन है, आप ऐसे मानिए, क्योंकि शुरुआत न्यूटन ने ही की है कैलकुलस की, समझ रहे ना। तो इसका मतलब है कैलकुलस जैसे इतने बड़े पार्ट को, और मैथमेटिक्स के अगर आपको मैं एक बात बताऊं कि मैथमेटिक्स के दो पार्ट ना, खाली ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस को एक तरफ कर दो, बाकी सब एक तरफ हो जाता है, ये सब अकेला एक तरफ हो जाता है, समझ गए ना। तो इसलिए कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए तो आ जाते हैं, ठीक। sec x को इंटीग्रेट करना है, तो भाई sec x को इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, sec x को इंटीग्रेट करने के लिए हम पहले अपनी मर्जी से इसमें sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर देंगे और sec x प्लस tan x से ही डिवाइड कर देंगे बच्चे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई और sec x प्लस tan x से डिवाइड, मतलब जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड कर दिया। ऐसा करने पर कोई फर्क क्वेश्चन के ऊपर नहीं पड़ता और वो मेरे काम का बन जाता है।
मैथ्स में हमें बस उतनी ही इजाज़त है कि आप फेरबदल तो कर सकते हो, मैनिपुलेशन तो कर सकते हो, चीज़ों को बदल तो सकते हो, लेकिन बदलने के बाद भी, सब्स्टिट्यूट करने के बाद भी क्वेश्चन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्वेश्चन वही रहना चाहिए। सिर्फ आप उसका चेहरा बदल सकते हो, आप उसके तरीके को बदल सकते हो, आप उसका जो है ना थोड़ा सा क्लेवर चेंज कर सकते हो, लेकिन और जो भी करोगे वो बिल्कुल पार्शियलिटी करोगे नहीं, इम्पार्शियल होकर काम करोगे, इम्पार्शियल होकर। पार्शियलिटी करने का मतलब यहाँ मैथ्स में चलता ही नहीं। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पार्शियलिटी नहीं करता। कब तक? जब तक की चीज़ें पहले से ही अनइक्वल ना हो, जब तक चीज़ें पहले से ही अनइक्वल ना हो। लेकिन अगर कोई दो चीज़ें पहले से इक्वल होती हैं तो उनको इक्वलाइज करके रखता है मैथमेटिक्स, अनबैलेंस नहीं होने देता। अगर दो चीज़ पहले से इक्वल है तो उसको इक्वल रखने के लिए मैथ्स कहता है जो काम आप लेफ्ट में करोगे वही राइट में करोगे, जो लेफ्ट को दोगे वही राइट को दोगे, जो आप लेफ्ट में मल्टीप्लाई करोगे वही राइट में मल्टीप्लाई करोगे, जो लेफ्ट से घटाओगे वही राइट से घटाओगे, जो लेफ्ट में जोड़ोगे वही राइट में जोड़ोगे, जो लेफ्ट में डिवाइड करोगे वही राइट में डिवाइड करोगे। बात समझ में आ रही है? अगर इक्वलिटी मौजूद है किसी चीज़ में, तो जैसे समझ लीजिए कि यहाँ आई इक्वल टू ये पहले से दिया था, ठीक है ना, तो बैलेंसिंग बनाने के लिए मैंने क्या किया, sec x प्लस tan x से डिवाइड किया तो उसी से मल्टीप्लाई भी कर दिया, या ये कहिए कि sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई किया तो sec x प्लस tan x से डिवाइड भी कर दिया, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा sec x प्लस tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx। अब इस वाले sec x प्लस tan x को हम क्या मान लेंगे? t। अभी नहीं मानते, अभी नहीं मानते। सर क्यों मान लेंगे? कुछ मिल ही नहीं रहा, कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा। चलो जी, मज़ा नहीं आ रहा तो मज़ा दिलाते हैं। देखिए मज़ा कैसे आएगा, sec x इंटू sec x मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x, और sec x इंटू tan x तो सर ये बन जाएगा sec x tan x, और सर ये क्या हो जाएगा? सर ये हो जाएगा sec x प्लस tan x। हो गया? बोलो हो गया? हाँ जी हो गया। लेकिन बच्चे एक बात तो बताओ, मेरे प्यारे मेरे लाडले, आप एक बात तो बताओ देख करके कि अभी हमने इंटीग्रेशन कर दिया क्या? नहीं, इंटीग्रेशन नहीं किया सर। अभी क्या चल रहा है? सिंप्लीफिकेशन चल रहा है। इसको सब्स्टिट्यूशन भी नहीं कह रहे हैं। ना तो हमने अभी तक सब्स्टिट्यूशन किया है, ना अभी तक इंटीग्रेशन किया है। सिर्फ हम अभी क्या कर रहे हैं? सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद अब सब्स्टिट्यूशन की बारी आएगी। अब जरा अपनी उन पारखी नज़रों से चेक करिए, उन पारखी नज़रों से देखिए जिनसे देखने का वादा किया था मुझसे कि इसमें से किसको टी मान लेने पर कौन डी टी में भाग जाएगा, या किसको टी मान लेने पर उसका डिफरेंशिएशन बचा हुआ पार्ट बन जाएगा। तो आप पाएंगे कि सर tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशिएशन होता है सर sec स्क्वायर x, और sec x का डिफरेंशिएशन होता है सर sec x tan x। आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, प्लस में a प्लस बी कहो या b प्लस a कहो, बात तो एक ही है ना। कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता ही करता है मैथमेटिक्स, क्लियर है ना। यानी कि अलजेब्रा में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है, a प्लस बी बराबर b प्लस a होता है, एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है। तो बच्चे अगर मैं नीचे वाले को t मान लूँ तो ऊपर वाला dt में भाग जाएगा, यानी कि लेट sec x प्लस tan x इज इक्वल टू t। इसको मैंने क्या माना? t। यहाँ पर मैं लेट लिखता हूँ ऐसे, ठीक है ना, ओके। अब देखिए sec x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सॉरी sec x इंटू tan x, और tan x का क्या हो जाएगा बच्चा लोग? sec स्क्वायर x इज इक्वल टू dt बाई dx। अब इस dx को मैं साइड भेज दूंगा तो ये बच्चे बन जाएगा क्या? sec x प्लस sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? dt। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। ये dx इधर जाने के बाद क्या बन गया? dt। अब जरा देखो ऊपर वाला टर्म देखो, sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x, और ये भी क्या है? sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x इंटू dx बराबर क्या हो गया? dt। ओके जी, हो गया। अब क्या करेंगे सर, इसकी जगह पर ये जो sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x है, ये इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे? dt, और इसकी जगह पे क्या लिख देंगे? t। तो सर मेरा नया क्वेश्चन बदल कर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर ऊपर वाले की जगह पे तो पूरे की जगह पे क्या आ गया? dt, और सर नीचे वाले की जगह पे क्या आ गया? t। सब्स्टिट्यूट होने के बाद फॉर्मूला कुछ ऐसा बन गया, एकदम आसान सा क्वेश्चन हो गया, 1/t dt। अब बच्चों 1/t का तो कोई भी जानता है, इतनी बार ये फार्मूला लगेगा कि आप इसको लगाते लगाते कहेंगे यार ये तो इतना लॉग का इतना यूज, और लॉग नाम का कोई चैप्टर नहीं 12th क्लास के सिलेबस में, लॉगरिथम नाम का कोई चैप्टर नहीं। गजब हो रखा है, ठीक है ना। लॉगरिथमिक फंक्शंस 12th क्लास के सिलेबस में कहीं कोई चैप्टर नहीं है इस नाम से, बट लॉग का यूज इतना भयंकर, फिर भी लोग पढ़ लेते हैं। लॉग को लोग आराम से पढ़ लेते हैं, लॉग को लोग आराम से पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन आराम से पढ़ने से बेहतर होता है कि हमें लॉगरिथमिक फंक्शन भी पढ़ाया जाता। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, फिलहाल के लिए इसी से काम चलाते हैं कि आपको पता होना चाहिए 1/t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? log mod t प्लस c। क्लियर है? log mod t प्लस c हो गया। अब लेकिन t के टर्म्स में आंसर छोड़ेंगे नहीं, तो जो t को जो पहले से माना था वही t लिखेंगे, तो ये बन जाएगा log mod sec x प्लस
tan x प्लस c। तो बस ये आंसर हो गया बच्चों। तो आज के बाद से, आज तक तो हम sec x का इंटीग्रेशन नहीं जान रहे थे, लेकिन आज के बाद से हम लोग जब भी कभी किसी भी क्वेश्चन में sec x को इंटीग्रेट करते देखेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा log mod sec x प्लस tan x। मुझे उम्मीद है कि आप इससे बिल्कुल भी टेंशन में नहीं आएंगे कि सर आपने log mod sec x प्लस tan x कैसे लिख दिया, कहाँ से लिख दिया। क्योंकि जब आप इतना डिटेल में जान के जा रहे होंगे, इतना मज़े के साथ फॉर्मूले पढ़ के जा रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है कि लास्ट तक जाते जाते आपको ये फॉर्मूले इतने अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगे कि फिर आप इसको लगाते समय टेंशन नहीं लेंगे कि सर ये कैसे लगा दिया। ठीक है ना बड़े, बस एक मिनट, ओके चलिए ठीक है। तो अभी बच्चे आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने पर हम लोग पाएंगे एक बचा बस। कौन बचा? देखिए tan x का भी हो गया, cot x का भी हो गया, sec x का भी हो गया और sin x cos x का तो हमने पहले ही लेक्चर में देख लिया था। तो इसका मतलब है 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इंटीग्रेशन आज उड़ जाएंगे, है ना, यानी कि ख़त्म। ओके, पर होंगे बहुत धीमे धीमे ख़त्म। ठीक है ना, जल्दीबाजी आपको करनी नहीं है, जल्दीबाजी करोगे तो पछताओगे। ठीक है ना। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या पूछा है आपकी बार हमसे, cosec x dx। ठीक है ना, cosec x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो भाई cosec x को इंटीग्रेट करने के लिए क्या दिमाग लगाना है? चलिए यहाँ फिर से एक नया दिमाग लगाएंगे। कुछ नहीं सोचना है, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, क्योंकि आपको ये अभी डेरिवेशन करवा रहा हूँ, फार्मूले अभी हम डेराइव कर रहे हैं, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। पहले उनको सीख लो, फिर उसके बाद क्वेश्चंस में जितना मन करे उतना दिमाग लगाना, जितना मन किया ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग लगाना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दिमाग लगाना। ठीक है ना। तो चलिए बताते हैं क्या। I इज इक्वल टू ये हो जाएगा बच्चों cosec x। तो इसको भी मैं वही काम करूँगा जो मैंने पहले किया था, अभी थोड़ी देर पहले। cosec x प्लस cot x से मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा और उसी cosec x प्लस cot x से मैं डिवाइड कराऊंगा। क्या उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी? क्लियर? जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड कर दिया। ऐसा करने पर क्वेश्चन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, समझ रहे ना। चलिए तो जी, अगर नहीं पड़ता तो फिर आ जाते हैं यहाँ पर, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। अब ये बन जाएगा I इज इक्वल टू cosec x इंटू, इसको थोड़ा मैं अगर बढ़ा के लिखूंगा तो ये बन जाएगा cosec स्क्वायर x प्लस cosec x cot x, cosec x इंटू cot x। इस पूरे का क्या हो जाएगा, अपॉन में कितना है, cosec x प्लस cot x dx। क्लियर? अब मैं क्या करूंगा, ये जो नीचे वाला है ना, देखिए आप खुद देखिएगा, cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, प्लस माइनस से मत घबराया करो। प्लस माइनस से क्या घबराना यार, वो तो बचपन से देखते आ रहे हैं, उससे क्या घबरा रहे हो। ठीक है, तो cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x, cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x, और cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x cot x। तो ऊपर देखो मेरे को cosec x cot x भी दिखाई दे रहा है और cosec स्क्वायर x भी दिखाई दे रहा है। बस फर्क इतना है कि माइनस में नहीं है। कोई बात नहीं, चिंता मत करिए, वो भी दूर हो जाएगी चिंता। तो क्या करेंगे, लेट cosec x प्लस cot x इज इक्वल टू टी। इसको t मान लिया नीचे वाले को, इसको t मान लेने से ये बन गया क्या, माइनस का cosec x इंटू cot x, और फिर प्लस ऑफ ये बन गया क्या, माइनस का cosec स्क्वायर x बराबर dt बाई dx। ये सब मिला जुला कर बन गया क्या, माइनस अगर कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा cosec x इंटू cot x प्लस cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू dt बाई dx। अगर मैं चाहूँ तो अब इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको अब लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू ये बन जाएगा cosec स्क्वायर x प्लस cosec x। अच्छा ये मैंने क्या कर दिया, अभी रुक जाओ, ये बन जाएगा बच्चे cosec स्क्वायर x प्लस cosec x इंटू cot x dx इज इक्वल टू dt, नहीं माइनस डी टी। कैसे माइनस डी टी आ गया, चलो एक बार यही लिख देते हैं, माइनस माइनस, समझिए ना। देखिएगा ये माइनस यहाँ था, तो माइनस का cosec x cot x प्लस cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू dx को मल्टीप्लाई में ले आया इधर, इज इक्वल टू कितना बन गया, डी टी। अब जरा ध्यान लगाओ, अगर मैं चाहूँ तो इस माइनस को साइड भेज सकता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा बच्चे, ये बन जाएगा cosec स्क्वायर x प्लस cosec x cot x। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे ना, क्योंकि यहाँ पहले लिखा हुआ है cosec x cot x और यहाँ लिखा है cosec स्क्वायर x, तो इससे मत घबरा जाइएगा, एकदम आसान है। ठीक है ना। तो cosec स्क्वायर x प्लस cosec x cot x इंटू में dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का dt। समझ गए? ओके, अब देखिए ये सब मिलकर क्या बन जाएगा, ये सब मिलकर पूरा ये तो बन गया माइनस का dt। तो सर मैं इसको ना अपने क्वेश्चन को बदल कर लिख सकता हूँ क्या, ये ऊपर वाला जो टर्म है ये देखिए इतना cosec स्क्वायर x प्लस cosec x cot x इंटू में dx, ये पूरा मिलाकर बन गया माइनस dt, और ये नीचे वाला बन गया सर t। तो ये बन जाएगा माइनस का 1/t
dt। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है, आ रही है ना? ओके, तो फिर क्या करना चाहिए अब हम करेंगे cos x, मतलब माइनस का ये बन जाएगा आपका लॉग मॉड। देखिए i इज इक्वल टू माइनस का 1/t, तो माइनस को बाहर निकाल लो, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, 1/t dt। अब ये हो जाएगा i इज इक्वल टू माइनस का लॉग मॉड t प्लस c। क्या यही कुछ आया? माइनस का लॉग मॉड t प्लस c। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? बोलो यहाँ तक किसी तरह का कोई डाउट आ रहा है? बिल्कुल वैसा ही तो है जैसा sec x में कर रहे थे, ठीक है ना? तो sec x के साथ हमने क्या किया था? sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई किया था। cos x के साथ हमने क्या किया? cos x प्लस cot x से मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, उसके बाद में सब्सटीट्यूट किया और सब्सटीट्यूशन के बाद यहाँ तक पहुँच गए। एकदम आसान, क्लियर? ओके जी। अब बस टी के टर्म्स में तो आंसर देना नहीं होता है, तो फिर टी को छोड़ दो, क्या लिखेंगे? माइनस का लॉग मॉड टी की जगह पर क्या रख दो? जिसको हमने टी माना था। तो बोलो किसको माना था? टी, इसको माना था। तो ये बन गया सर क्या? माइनस का लॉग मॉड cosec x प्लस cot x प्लस सी। अब ये फिर वही वाली प्रॉपर्टी लगाओ जो अभी लगाई थी sec में, हमने इसको लिख दिया हमने -1 लॉग मॉड cosec x, है ना? ये क्या बन जाएगा? cosec x इंटू में cot x। सॉरी, राइटिंग थोड़ा सा बनानी पड़ती है बच्चों। ये क्या हो जाएगा आपका? cosec x प्लस cot x, ठीक है, प्लस c। अब ये जो -1 है ये क्या बन जाएगा? n log m, तो ये बन जाएगा log m की पावर n, यानी कि ये हो जाएगा log mod cosec x प्लस cot x की पावर -1। ये ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा? यहाँ लिख दे रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। i इक्वल टू अल्टीमेटली मेरा जो आंसर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, log ये जो पावर -1 ऊपर गई है ये नीचे चली जाएगी और नीचे जाकर के ये बन जाएगा 1/1 mod कितना? cosec x प्लस cot x, cosec x प्लस cot x, फिर क्या हो जाएगा? प्लस सी। मुझे पूरी उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। लेकिन ऐसा बनाने के बाद भी मुझे कुछ खास ज़्यादा मज़ा आ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये सर अपॉन में चला गया। अच्छा, इससे पहले जो फॉर्मूला बना था वो क्या बना था? tan x का, सॉरी sec x का, वो बना था log mod sec x प्लस tan x, और ये चला गया सर log mod 1/cosec x cot x। तो सर इसको कैसे बदल सकते हैं? इसको भी बदल लेते हैं। इसको हम कहाँ लिखते हैं? थोड़ा सा भाई जगह बनानी पड़ेगी। अब देखिए, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इतना समझ लिया होगा, इसको नोट डाउन भी कर लिया होगा। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो वीडियो को पॉज करिए। वैसे मेरा आंसर आ चुका है, अगर देखा जाए तो ये भी एक आंसर है, ये भी एक फॉर्मूला है। मतलब cosec x का फॉर्मूला यही होता है, लेकिन इसको थोड़ा सा और बेहतर बनाने के लिए हम कुछ नया और कर रहे हैं, थोड़ा सा और 1-2 स्टेप आगे जाएंगे, ठीक है ना? तो 1-2 स्टेप और आगे जाने के लिए मैं थोड़ा जगह बनाना चाह रहा हूँ। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें तो कुर्बान करनी पड़ेंगी, यानी यहाँ से इसको हम हटा देते हैं, ठीक है ना? तो इसको हटा करके हम लोग ये पूरा ही हटा देते हैं, ठीक है ना, इधर साइड। अब मैं यहाँ के बाद, क्योंकि आप पॉज करके वीडियो को आराम से क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं, आप चिंता मत करिए, आराम से हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए, तो जो मेरा बन चुका था उसमें मेरा क्या आया है? लॉग मॉड। मैंने इसको लिख दिया लॉग मॉड 1/, ये फार्मूला बन के आया cosec x प्लस cot x प्लस सी। अब मैं इसको क्या कर दूंगा? इसको मैं करूंगा लॉग मॉड। अब इस 1 को मैं लिख दूंगा, बच्चों एक फार्मूला होता है, आपने शायद पढ़ा होगा, cosec स्क्वायर x माइनस cot x अपॉन में इसको मैं लिख दूंगा क्या? cosec x प्लस cot x, ठीक है, प्लस सी। अब आप बात समझिए मेरी, क्या बताना चाह रहा हूँ मैं? बताना चाह रहा हूँ कि 10th क्लास में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 प्लस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू cosec स्क्वायर x। तो इसका मतलब है कि आपको ये जो 1 प्लस cot स्क्वायर x है उसी की जगह पर लिखना है, जैसे होता है ना, देखो ये रहा फॉर्मूला, ठीक है ना? ये होता है 1 प्लस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x। तो अगर मैं इस cot स्क्वायर को साइड ले जाऊं तो क्या बन जाएगा? cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो मैंने इस 1 की जगह पे ही लिख दिया। अब इस ऐसा लिखने से क्या आ गया, ठीक है ना, ये अलग से है, ऐसा लिखने पर क्या आ गया? ये बन जाएगा लॉग मॉड। अब देखिए मॉड में क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, तो यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा cosec x प्लस cot x एक ब्रैकेट में, फिर इंटू में cosec x माइनस cot x एक ब्रैकेट में, ठीक है ना? और पूरे के अपॉन में, यानी कि मॉड के अंदर क्या लिखा हुआ था? मॉड के अंदर नीचे क्या था? बोलो बच्चे, नीचे था cosec x प्लस cot x, ठीक है? और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये प्लस सी,
ठीक है, ओके जी। ये मैंने अलग से फॉर्मूला बताया था अभी 2 मिनट पहले, तो आप समझ गए होंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये आएगा आई इक्वल टू, अब बताओ इससे cosec x प्लस cot x से cosec x प्लस cot x गायब, तो क्या बन जाएगा, log mod, ये बन जाएगा बच्चा लोग cosec x माइनस cot x प्लस c, ये आएगा आपका आंसर दौड़ते हुए एकदम मज़े के साथ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी तक हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 5 था शायद, है ना, हाँ, एग्जाम्पल नंबर 5 को समझा, उसके 4 पार्ट थे। हमने tan x को जाना, cot x को जाना, sec x को जाना, cosec x को जाना, यानी कि इनके इंटीग्रेशन को जाना है, ठीक है ना। और जब हमने इनके इंटीग्रेशन को समझ लिया, जान लिया, तो अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। और बस एग्जाम्पल नंबर 6 करने के बाद हम लोग अगली एक्सरसाइज को, यानी एक्सरसाइज को अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है ना। फिलहाल बस क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 6 कर लेते हैं, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 6 में पहले पार्ट में क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है बच्चों। तो इसको मैं i मान लूंगा, i इक्वल टू ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब मैं इसको लिख दूंगा क्या, साइन x इंटू साइन स्क्वायर एक्स। आप मुझसे सवाल करेंगे सर ऐसा क्यों किया, चलिए मैं बताता हूँ क्यों किया। क्योंकि cos x को t मान लेने से ये जो sin x है ये dt में भाग जाएगा, और ये जो सर sin स्क्वायर है, मैंने sin क्यूब को ये 2 हिस्सों में तोड़ लिया, sin x इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ये जो मेरा sin x है ये तो dt में भाग जाएगा, ये जो मेरा sin स्क्वायर है, इस sin स्क्वायर को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दूंगा। 10th क्लास का फॉर्मूला है ना, sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो वो साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा आपका i इक्वल टू, अब मैं किसको डी मान, चलो अभी और थोड़ा सा इसका सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये बन जाएगा साइन एक्स इंटू, इसको लिख दूंगा सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इस कॉस एक्स को अगर मैं t मान लूँ तो बच्चा लोग ये साइन एक्स और ये dx dt में भाग जाएगा, वही सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं। कैसे सब्स्टिट्यूशन लगाया, लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू dt बाई dx। तो यहाँ से सर ये आ जाएगा साइन एक्स इंटू dx इज इक्वल टू माइनस dt, मतलब इस माइनस को मैं उस साइड ले गया और dx को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो sin x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस dt। चलो जी हो गया, ये जो sin x और ये जो dx है ये तो बन गया माइनस dt, और ये बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये भी बन गया टी स्क्वायर। तो अब मैं इस क्वेश्चन को कुछ नए रूप में ऐसे लिखूंगा, i इज इक्वल टू साइन एक्स dx को भाग गया, ये बचा क्या 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये वाला बचा क्या टी स्क्वायर, और ये जो था ना ये sin x और dx ये मिलके था माइनस dt। तो इस वाले माइनस को मैं बाहर निकाल दूंगा, ये जो माइनस है ना यहाँ इसको बाहर ले आएंगे, बाहर बिल्कुल अलग, तो ये बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में कितना, सॉरी इंटू में कितना टी स्क्वायर dt। अब बताइए बच्चे ये क्या बन गया, ये बन जाएगा मेरे भाई 1 इंटू टी स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर, और माइनस, चलो ठीक है, अगर चाहो तो माइनस से मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, इस माइनस का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में भी कर सकते थे, बात एक ही आती। लेकिन चलो हमने क्या किया, माइनस को अभी बाहर ही रहने दिया, और ये कर दिया इसका टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 dt। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर आप चाहो तो इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बन जाएगा, मतलब जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा t की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर dt। बोलो हो जाएगा कि नहीं? अब इसकी वैल्यू रखिए, t की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की पावर 5/5 माइनस t की पावर 3/3 प्लस c। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहली बार t की पावर 5/5 कैसे आया, ये आया x की पावर n वाला फॉर्मूला से, सबसे पहला ही फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो t की पावर 4 का हो जाएगा t की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1, तो t की पावर 5/5 माइनस t की पावर 3/3 प्लस c। अब t की जगह पर रख देंगे क्या, जो हमने t को माना था, t को हमने क्या माना था, cos x, तो ये बन जाएगा बच्चे cos x की पावर 5/5 माइनस cos x की पावर 3/3 प्लस c। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, यही आंसर है, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, जल्दी से हम एग्जांपल नंबर 6 निपटा लेंगे, तो अगले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखिए इसके सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, सेकंड पार्ट में पूछा गया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस a dx। अब हम क्या करेंगे, इसमें फिर से वही कहानी, थोड़ा सा देखो नीचे वाला टर्म ना अगर dt में चला जाए तो बहुत बेहतर रहेगा, लेकिन अभी इसको dt में नहीं भेज सकते, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। क्या मेहनत करनी पड़ेगी सर, नीचे से ना पहले किसी भी तरह करके इसको आप हटाइए, इसको गायब कराइए, तो थोड़ा बेहतर हो जाएगा, कुछ बेहतर हो जाएगा, बार बार कह रहा हूँ। तो इसको हटाने का मेरे पास एक ही रास्ता है जो कि बहुत बेहतर सा रास्ता है कि मैं इसको क्या कर लूँगा, इसको लिख लूँगा साइन
x। अब मैंने आपको बताया था कि मैथ्स कहता है कि बैलेंसिंग रखिए, जो जोड़ेंगे वही घटा देंगे। तो मैंने यहाँ से x प्लस ए ऐड कर दिया इसमें, x में, इस वाले x में, ऊपर वाले x में a ऐड कर दिया और a ही सबट्रैक्ट कर दिया, और नीचे वाले को क्या रहने दिया, x प्लस ए डी एक्स। अब बच्चों क्या हो जाएगा, इसको लेकर तो मैं इसको तो मान लूंगा कैपिटल A, ये तो हो गया समझिए आपका क्या a, और ये हो गया आपका b। जरा याद करो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 11th में, साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी बराबर होता है साइन a कॉस b। तो ये हो जाएगा बच्चे साइन a कॉस b। b कौन है, b हमारा a है, तो साइन a कॉस b माइनस कॉस a क्या है x प्लस a, साइन b क्या है a, अपॉन में कितना है साइन x प्लस a, और यहाँ क्या है dx। अब क्या करूँगा, थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिए बस। अब क्या करना है यार, अब तो एकदम आसान हो गया। क्या करना है सर, बस अलग अलग तोड़ देना है। अलग अलग तोड़ने से देखो कितना मज़ा आएगा। इसके अपॉन में एक बार इसको तोड़ लो, इसके अपॉन में एक बार इसको, मतलब अलग अलग लिख लो। तो ये हो जाएगा साइन x प्लस ए कॉस ए, अपॉन में साइन x प्लस ए, और फिर ये हो जाएगा क्या, माइनस का कॉस x प्लस ए इंटू साइन ए, अपॉन में साइन x प्लस ए dx हो गया। अब देखो इससे ये क्या हो गया, कैंसिल, और यहाँ पर कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, तो बस ये हो जाएगा i इक्वल टू, ये एक तो बन गया समझिए क्या, cos a dx। एक तो मैंने इसको, ये पूरे के साथ में dx था ना यहाँ, तो एक को तो dx को मैंने इसके साथ ले लिया, अलग से कर लिया यहाँ, और माइनस इसको लिख लिया अलग से, कितना cos x प्लस ए इंटू में साइन a अपॉन में साइन x प्लस ए dx। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। अब क्या किया, ये cos a पूरा पूरा कांस्टेंट है, पूरा पूरा कांस्टेंट, तो अगर पूरा का पूरा कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लो, cos a इंटीग्रेशन ऑफ dx, बस इतना बचा, माइनस इसमें से बच्चे क्या कर लूँगा, अब इसमें मैं sin x, अच्छा एक बात बताओ, ये बन जाएगा क्या, इसमें से भी मैंने क्या कर लिया, कॉट को बाहर निकाले, इसको साइन a को बाहर निकाल दिया क्योंकि वो कांस्टेंट है, साइन a को बाहर निकाल लिया। बताओ cos बाई साइन क्या होता है, cos अपॉन साइन, चाहो तो इसमें t मान करके इसको इंटीग्रेट कर दो, या फिर सीधे फॉर्मूला लगा देंगे। cos बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है, कॉट पता होगा ना आपको, तो cot x प्लस ए dx ये हो जाएगा। अब ये भी मैंने कॉट का आपको बताया फॉर्मूला, बताओ कॉट का क्या होता है ना, याद होगा ना। या तो आप डायरेक्टली कॉट एक्स का फॉर्मूला लगा दो, या फिर आप एक काम करो, एक तरीका ये भी है कि हम इसको क्या कर लेंगे, कॉस ए को बाहर रख लेंगे, dx का कितना हो जाएगा बच्चे, x हो जाएगा x। और ये फिर एक तरीका ये है कि हम इसको मान लेंगे I1 अलग से। अब इस I1 को आप अलग से निकालो, कैसे निकालेंगे अलग से, देखिएगा मैं इसलिए कर रहा हूँ ऐसा कि ताकि आपको कोई कमी ना रहे। अगर फॉर्मूला याद ना आए तो ऐसे भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगा करके, साइन ए अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ साइन x प्लस ए, ठीक है dx। वैसे तो आपको फॉर्मूला याद होगा ना, लॉग मॉड साइन x होता है, ठीक है, तो ये आ गया आपका dx। अब इसको कैसे करूंगा, नीचे वाले को t मान लूंगा, लेट साइन x प्लस ए इज इक्वल टू टी। बताओ साइन x प्लस ए का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, cos x प्लस ए और इनटू में 1 इज इक्वल टू क्या होगा, dt बाई डी एक्स, चेन रूल लगा के मैंने किया है। तो ये क्या हो जाएगा, cos x प्लस ए इंटू डी एक्स बराबर dt, यानी कि ये जो ऊपर का cos x प्लस ए और dx है, ये मिलके क्या बन जाएगा बच्चा लोग, dt बन जाएगा। और नीचे वाला क्या बन जाएगा, है ना, ये साइन ए को हमने बाहर निकाल लिया, साइन ए हमारा बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट था पूरा पूरा, और ये जो था ये ऊपर वाला cos x प्लस ए और dx मिलकर क्या बन गया, dt बन गया, और ये जो नीचे वाला था ये t बन गया। तो I1 की वैल्यू आ गई 1/t dt, मतलब log t, तो ये आ जाएगा log mod t प्लस सी। तो I1 की वैल्यू आ गई बच्चों साइन ए log mod t की जगह पर क्या रख देंगे, जिसको हमने t माना था, तो हमने किसको t माना था, साइन x प्लस ए को t माना था। वैसे मैंने आपको उस समय भी बोला था कि अब हम आगे कभी भी इस तरह नहीं करेंगे, कॉट का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे, ये सारे स्टेप गायब हो जाएंगे। पर मैंने आपको समझाने के लिए इतना लंबा किया है, आपको क्या करना है, cot x प्लस ए का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है, बस यहाँ के बाद डायरेक्ट लिख देना क्या, log mod sin x प्लस ए। cot x का होता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ cot x इक्वल टू log mod sin x प्लस सी, क्लियर। तो ये I1 की वैल्यू आ गई। अब अल्टीमेटली मेरा जो आंसर आया वो यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। अल्टीमेट आंसर आया है बच्चों I इक्वल टू, देखो इसका तो आ गया x cos a, है ना, वहाँ जगह नहीं बच रही है ना, चलो वही लिखते होंगे, ठीक है ना, उधर जगह बच रही है अभी। तो अल्टीमेटली आंसर आएगा I इक्वल टू cos a, ये वाला cos a इंटू एक्स, मतलब इसको लिख सकते हैं x cos a, और इसको I1 को लिख सकते हैं क्या, माइनस का साइन a log mod कितना, नीचे है ना, यहाँ लिख देता हूँ, माइनस का साइन a log mod साइन x प्लस ए, साइन x प्लस ए, ठीक है ना,
ये आ गया प्लस सी। मतलब मैंने क्या किया पता है, इसका ये तो ये हो गया इसका, और इसका हो गया ये, तो I इज इक्वल टू अल्टीमेटली ये आंसर आया। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे, यानी कि अल्टीमेटली जो आपका आंसर बना है वो ये बना है। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार। ठीक, देखिए I इज इक्वल टू, ये आपका फॉर्मूला का आंसर बना, इस क्वेश्चन का आंसर बना है x cos a माइनस साइन ए लॉग मॉड साइन x प्लस ए, साइन x प्लस ए प्लस सी, ये आंसर। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले थर्ड पार्ट में इसमें कहा गया है, मिटा देता हूँ इसको। ठीक है ना, पूरे को, मुझे पूरी उम्मीद है ये बात भी समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, बस थोड़ा सा ये देखना पड़ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मतलब मैं चाहूँ तो इसका आंसर यहाँ भी लिख सकता हूँ, आप समझ रहे होंगे। I इक्वल टू एक्स कॉस ए माइनस साइन ए लॉग मॉड साइन एक्स प्लस ए प्लस सी। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। चलो जी, अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। वैसे भी समझ में आ ही गया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करके आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट पे आइए। थर्ड में क्या गया, 1/1 प्लस 10x। I इज इक्वल टू 1/1 प्लस 10x dx। तो ये क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू, इसको थो लेंगे, देखिए 1 इसको लिख लेंगे 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स dx। पहले 10x को लिख लेंगे ऐसा। ऐसा करने पर ये बन जाएगा I इज इक्वल टू 1/, अब यहाँ एलसीएम लेके, जिसका अपॉन में कुछ नहीं, इसका अपॉन में 1, एलसीएम लिया तो cos x बन गया। ये क्या बन जाएगा यहाँ पर बच्चों, cos x प्लस cos x प्लस साइन एक्स dx। अब ये cos x कहाँ चला जाएगा, ये वाला cos x चला जाएगा ऊपर। तो आपका अल्टीमेटली जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, cos x प्लस साइन एक्स dx। देखिए बाद के क्वेश्चन थोड़े से जल्दी में इसलिए कराए जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा जो है ना भाई, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाता है ना जब, तो थोड़ा टेंशन होने लगती है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको ये दुखी कर रहा हो। ठीक है ना, लेकिन आप चिंता नहीं करनी है, आप बेफिक्र होकर के देखते जाइए। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन चल रहा है बस, इसके बाद अगली एक्सरसाइज हम लोग, यानी एक्सरसाइज अगले लेक्चर में करेंगे। तो अब मैंने पता इसमें क्या करूँगा, इसमें मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा, और वो दिमाग ये लगाऊंगा कि मैं इसमें साइन एक्स को क्या कर लूँगा, बताओ, साइन एक्स को तो मैं ऐड कर लूँगा और साइन एक्स को ही सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। लेकिन अभी भी ऐसे भी नहीं करूंगा सीधे, मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें पहले मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से डिवाइड कर दिया, जिस 2 से डिवाइड किया उसको बाहर रख लिया, और ये आ गया क्या, cos x प्लस साइन एक्स dx। अब आप कहेंगे सर ये सब कैसे पता चल रहा है आपको, ये कहाँ से आ रहा है, अभी मैं बताता हूँ, सुनो ध्यान से। ठीक है ना, आप परेशान मत होइए, एकदम इजीली समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, 1/2 मैंने क्यों किया 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि अब मुझे कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि मैं इसको t मानूं तो वो dt में भाग जाए, इसको t मानूं तो वो dt में भाग जाए। ऐसा कर नहीं सकते कि इसको t मान लिया तो cos x तो dt में चला जाएगा, सही बात है। लेकिन इस cos x का फिर क्या करेंगे, अगर ये cos स्क्वायर होता तो भी मजा आ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी भाई। cos स्क्वायर होता तो उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लेते और साइन को t मानते, काम बन जाता हमारा। लेकिन ऐसा भी नहीं कर सकते, तो फिर मजबूरी क्या बन गई कि सर कुछ नया करना पड़ेगा, और नया करने के लिए मैंने क्या किया, इसको 2 cos x लिख दिया। क्यों किया ऐसा, क्योंकि जब ये 2 cos x हो जाएंगे ना तो मैं इसको 2 अलग अलग cos x में ब्रेक कर लूंगा। cos x प्लस cos x, एक cos x के साथ sin x को ऐड करूंगा, एक cos x के साथ sin x को सब्ट्रैक्ट करूंगा। समझ में आ रही है बात, बहुत बढ़िया। देखिए क्या मिलेगा फायदा, अभी देखते हैं। आपको लगेगा यार वो गजब का फायदा मिल गया यार, तो 1/2 क्या है बाहर, तो 1/2 को बाहर रखा, इसको ऊपर वाले को लिख दिया cos x प्लस cos x अपॉन में cos x प्लस sin x dx। अब क्या करेंगे, I इक्वल टू 1/2 बाहर रखेंगे। अब इसको बच्चे cos x में, वे मैंने जो ऊपर 2 cos x लिखे हैं ना, उनको ऐसे इसीलिए लिखा था कि cos x प्लस cos x आ सके। अब एक cos x प्लस sin x, एक में तो मैंने sin x को ऐड कर दिया, चलो ऐसे नहीं लिखता अभी, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए, तो इसको लिखूंगा cos x, फिर यहाँ लिखूंगा प्लस का sin x माइनस का sin x, मतलब जो ऐड किया वही सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब आप कहेंगे सर बड़ा यहाँ तो आपकी मर्जी चल रही है, आप जो मन कर रहा हो कर रहे हैं आप। अरे भाई मेरा जो मन कर रहा है वो नहीं कर रहा हूँ, देखिए करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि मैथमेटिक्स में इतना तो ब्रेन आपको इधर उधर लगाना ही पड़ेगा। मैनिपुलेशन तो थोड़ा बहुत चाहिए ही चाहिए आपको मैथ्स में, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करने के लिए आपने क्या करना होता है कि अपने काम का बनाने के लिए चीज़ों को उठा पटक तो करनी ही पड़ती है अपने काम का बनाने के लिए, ठीक है ना। तो अपने काम का बनाने के लिए मैंने क्या किया, पहले 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड करा दिया। अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैंने अगले स्टेप में जाकर के क्या किया, साइन एक्स को ऐड किया, साइन एक्स को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर जो जोड़ रहे हैं वही घटा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही मैंने काम किए हैं 2। अब ऐसा करने से लेकिन मुझे बड़ा बेनिफिट मिला, वो क्या, ये cos x और ये sin x मिलके एक साथ ले लिए मैंने, cos x प्लस sin x एक ब्रैकेट में ले लिए।
फिर प्लस का ये वाला cos x और ये वाला माइनस साइन x, इनको मैंने एक ब्रैकेट में ले लिया, ये आ गया cos x माइनस साइन x, अपॉन में ये आ जाएगा बच्चे लोग कितना, cos x प्लस साइन x dx। अब ये देखो इनको इसको अलग अलग तोड़ दिया, इसको क्या आ जाएगा 1/2 कांस्टेंट है बाहर रखेंगे। अब देखिए क्या होगा, ये अलग अलग तोड़ दिया, ये आ जाएगा cos x प्लस साइन x अपॉन में cos x प्लस साइन x dx। फिर प्लस ये आ जाएगा क्या, cos x माइनस साइन x अपॉन में cos x प्लस साइन x dx। बात समझ में आ रही है? अब देखिए अब क्या होगा, ये 1/2 बाहर, अब देखो इससे ये क्या हो गया कैंसिल, तो बचा क्या केवल 1 dx, तो 1 का तो बड़े आराम से हो जाएगा। फिर प्लस में यहाँ क्या बचा, अब देखो इसको t मान लो, इसको मैंने पूरे को अभी क्या मान लिया I1, आप ऐसे सोचो I1 मतलब एक नया इंटीग्रेशन, तो अभी मेरा I = इतना आ गया। लेकिन मुझे यहाँ नहीं छोड़ना आंसर, क्योंकि इसको अलग से पहले फाइंड करना पड़ेगा, I1 की वैल्यू पहले फाइंड करनी पड़ेगी। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में भी थोड़ा सा दिक्कत यही हुई थी कि मुझे जगह नहीं मिल रही थी, मैं परेशान हो रहा था कि कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ, वहाँ लिखूँ, ऐसे लिखूँ, पूरा नाच गया था पूरे बोर्ड पर, ठीक है ना। और पता नहीं फिर भी क्वेश्चन का आंसर आपको सही से मिल रहा होगा कि नहीं मिल रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं, पेशेंस रखिए। अब मैं जानबूझ के इसलिए क्या कर रहा हूँ, आप अगर आपको इसको नोट डाउन करना है तो आप आराम से वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे मैं यहीं पर सॉल्व करूँगा इसको, देखो आप, ठीक है। तो अब इसके आगे मैंने क्या किया, ये जो मेरा क्वेश्चन बन चुका है, अब मेरा लास्ट में बन चुका है I = 1/2 टाइम्स ऑफ 1 dx, तो 1 का तो हो जाएगा सीधे सीधे x, और प्लस में क्या बन जाएगा बच्चे I1। अब इस I1 की वैल्यू मैं अलग से निकालूंगा। I1 है क्या, I1 है ऊपर है कितना cos x माइनस साइन x, अपॉन में है क्या cos x प्लस साइन x dx। अब मैं नीचे वाले को क्या मान लूंगा, t मान लूंगा। लेट cos x प्लस साइन x को मैंने t माना, तो cos x का डिफरेंशिएशन बताओ, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन बताओ cos x = क्या हो जाएगा dt/dx। ये हो जाएगा क्या, माइनस का साइन x प्लस का cos x इंटू में क्या dx बराबर dt। तो ये पूरा टर्म dt में चला गया। अब देखो जरा ध्यान से देखो, cos x माइनस साइन x, ये बन गया क्या cos x माइनस साइन x इंटू में क्या dx बराबर dt। आपको हो सकता है लगे कि सर आप तो बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन कराते हैं। सर भाई लंबे नहीं, मैं जानबूझ के एक एक स्टेप लिखता हूँ, कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ। आप देख रहे होंगे ना कि इससे इसको कटा के 1 लिखा, मतलब एक एक चीज़ लिख रहा हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको एक्सप्लेन ना कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये चीज़ जो है देखो, ये ऊपर वाला जो टर्म है ये dt में चला गया, आपका अल्टीमेटली बन गया I1 = dt/t। ये नीचे वाला क्या बन गया t। अब मैंने इसको भी यहाँ से हटा करके देखिए कैसे सॉल्व किया, ठीक। I1 = अब ये मेरा I1 = आ जाएगा 1/t dt। 1/t dt मतलब हो जाएगा log mod t प्लस c। तो यानी कि मेरे I1 की वैल्यू आ जाएगी, I1 की वैल्यू log mod t की वैल्यू पे जगह पे क्या रख दूंगा, sin x प्लस cos x प्लस c। बोलो बात समझ में आएगी नहीं, log mod sin x प्लस cos x प्लस c। अभी ये मेरा I1 आया, लेकिन I जो था मेरा वो क्या था, जरा देखो अब आंसर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। आंसर I = क्या था 1/2 बाहर ब्रैकेट के अंदर x प्लस I1 की वैल्यू उठा करके रख दीजिए log mod sin x प्लस cos x। एक बार आंसर मैच कर लो बच्चा लोग, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, प्लस सी, ठीक है। तो एक बार आंसर मैच कर लेते हैं, देखते हैं कि कुछ ऐसा ही आया क्या। हाँ जी ये आया, देखिए उसमें कुछ ऐसा दिया है, उसमें ऐसा दिया है x/2 प्लस x/2 1/2 log mod sin cos x प्लस sin x, ठीक है, ऐसा आंसर आ रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं हम लोग से क्या चूक हुई होगी जरा देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर 1/2 किया था, हाँ ठीक है, हाँ नहीं ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है ना भाई। जब मैं इस 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा, देख लो ना आप एक बार देख लो यार, लाओ लिख ही देता हूँ उसको भी, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, I = ये आ जाएगा x/2 प्लस, अब इस 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 1/2 log mod sin x प्लस cos x प्लस c। यही आंसर है। बोलो बात समझ में आएगी नहीं, क्लियर है। धीरे धीरे आप आराम से क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन को भी समझा होगा, इस पूरे के पूरी कहानी, पूरे प्रोसेस को समझा होगा। अगर आप में से कोई भी यहाँ लास्ट मोमेंट तक चला आया है मेरे साथ और आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है, तो वाकई में आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। आप जानना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं। इससे एक बात तो ये साबित होती है, और अगर आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहे तो इससे ये भी साबित होता है कि आपका प्यार मुझे लगातार मिल रहा है। आपके इस प्यार का मैं भागीदार हूँ, आपके इस प्यार का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो और आप अभी तक भी वीडियो पर बने हुए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करने में ज़रा भी देर ना लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, वीडियो को शेयर करना शुरू करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स तक जरूर हमारी आवाज़, हमारी बात पहुँचाइए। वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।